योर आर्टिकलशिप, हाँ आर्टिकलशिप मैंने कंप्लीट करी थी बीच में, जब मेरा इंटरमीडिएट का और फाइनल का गैप था तो उस बीच में मैंने अपनी आर्टिकलशिप करी थी। और बीच में जब मेरा सीएमए का इंटर ग्रुप, जब मैंने फर्स्ट ग्रुप दिया था और फिर सेकंड ग्रुप जब दिया था तो उसके बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था। तो उस गैप क्या था बेसिकली, मेरे जून में जो बीकॉम के एग्ज़ाम थे वो क्लाशेस कर रहे थे सीएमए के एग्ज़ाम्स के साथ। तो मैंने जून का अटेम्प्ट स्किप करके दिसंबर वाले अटेम्प्ट दिया था। उस टाइम में जो टाइम बचा था वहाँ पे मैंने आर्टिकलशिप करी थी, और जब सीएमए इंटर और फाइनल के बीच में जो टाइम बचा था वहाँ पे मैंने आर्टिकलशिप करी थी। तो मैंने आर्टिकलशिप भी प्रॉपर करी थी अपनी। प्रिंस का क्वेश्चन है, अगर बोथ ग्रुप देना है तो प्रिपरेशन कैसे करना है मैम? देखो प्रिंस, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि टीचर से हम क्लास में पढ़ लेते हैं। एक तो सबसे पहले चीज़ होती है कि आपको माइंडसेट बनाना है कि आपको बोथ ग्रुप देने हैं। सेकेंड थिंग कि बोथ ग्रुप को आप मैनेज कैसे करोगे, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है कि आप मैनेज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, और करोगे तो कैसे करोगे। फिर आपको कोचिंग का देखना है कि आप कोचिंग लोगे तो कोचिंग कहाँ से लोगे, कि आपको कोचिंग का सिलेबस जितना आपके पास टाइम है वो सिलेबस कंप्लीट हो गया है, हो जाएगा उतने पर्टिकुलर टाइम में या नहीं। तो मतलब कि आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और अपनी क्लासेस को मैनेज करना पड़ेगा कि आप कैसे बोथ ग्रुप की उसको कंप्लीट करोगे, कैसे बोथ ग्रुप को आप कंप्लीट करोगे अपने लिमिटेड टाइम में। अगर आपका कोर्स एक बार कंप्लीट हो जाता है, कोर्स सबसे मेन चीज़ होती है कि कोर्स कंप्लीशन होना चाहिए आपका। अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो बेस्ट है। फिर उसके बाद हमारा मेन आता है कि टीचर ने तो हमें बढ़ा दिया, लेकिन क्या हम उस चीज़ को अपनी तरफ से उतना अच्छे से पढ़ पा रहे हैं कि हम अपनी परफॉर्मेंस, क्योंकि टीचर ने सिर्फ पढ़ाते हैं, वो हमारे पास तक नॉलेज भेज देते हैं, लेकिन हमें अपनी नॉलेज को अपने आप को खुद से समझाना होता है। दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर रिविजन, कि आपको रिविजन कैसे करना है। तो उसके लिए मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी डाली हुई है कि आपको फर्स्ट डे, लाइक आपने आज से क्लासेस स्टार्ट करी है बोथ ग्रुप की, तो आपको कैसे तो अपनी जो क्लासेस है वो मैनेज करनी है, और दूसरा कि आपको फर्स्ट डे से रिवीजन आपको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे आपको रिवीजन रखना है। बहुत सारे धुरंधर बच्चे ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम टाइम में ही सब कुछ, मतलब कि एग्ज़ाम टाइम में हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जो एक महीना पहले होते हैं ना उसी में हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको रिवीजन अपने फर्स्ट डे से स्टार्ट करना होता है, और एंड तक के मतलब जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन तक अपने आपको अपने रिवीजन को, अपनी सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज करना है, उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया है। आप बोलोगे तो मैं यहाँ पे अपनी वीडियो में लिंक भी दे दूँगी उस चीज़ का। तो वो वीडियो सभी हर एक स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है। ये नहीं कि कोई CMA CA CS का स्टूडेंट है, अगर कोई अदर भी स्टूडेंट है ना, वो क्लासेस कर रहा है, अगर वो फर्स्ट डे ऑफ उस वीडियो को देख के रिविजन का पैटर्न समझ जाए ना कि हमें अपने आप को कैसे मैनेज करना है। टीचर पढ़ा देंगे, दैट्स नॉट ओके। हमें खुद को भी अपने आप से सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो, आपको चीज़ें अपने आप से समझ नहीं आती हैं, तो तब तक आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। उसमें मैंने 5 स्टेजेस में बांटा है उस रिवीजन को, और कुछ स्ट्रैटेजीज भी बताई हैं कि जो आपको फॉलो करनी चाहिए रिवीजन करते टाइम। तो आपको फर्स्ट जिस दिन आपकी क्लास होगी और जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस टाइम तक आप 5 बार अपनी चीज़ों अपना जो सिलेबस है उसको 5 बार रिवाइज कर चुके होंगे एक स्ट्रैटेजी को यूज़ करके। तो आप उस वीडियो को देख लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इस तरीके से आप अपना बोथ ग्रुप को ईजिली क्लियर कर सकते हो। ये क्वेश्चन था सुनील का। सौरभ का क्वेश्चन है, व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी इन CMA फाइनल? बेसिकली CMA फाइनल में मैंने बेवकूफ़ी करी थी। बेवकूफ़ी कुछ ऐसी थी कि कभी कभी होते हैं टीचर सिलेक्शन में हम बेवकूफ़ी कर देते हैं। तो टीचर सिलेक्शन किसी के रिव्यूज़ के बेसिस, मतलब करो, पूछो किसी से रिव्यूज़, लेकिन ये नहीं कि ब्लाइंडली किसी ने बोला यहाँ चले जाओ तो वहीं पे चले जाना है। आपको क्या करना है, टीचर से पहले डेमो क्लासेस लिया करो। अगर आपको लगता है कि टीचर आपके अकॉर्डिंग बेनिफिशियल है, मतलब आप जैसा आप समझना चाहते हो वो आपको वैसा ही समझा रहे हैं, तो उन टीचर से आपको क्लास लेनी चाहिए। ये नहीं कि ब्लाइंडली सबने बोला कि आप इनके पास चले जाओ। हो सकता है जैसा आप पढ़ना चाहते हो वो आपको वैसा ना पढ़ा रहे हो, क्योंकि सबका समझने का तरीका अलग होता है और हर टीचर का समझाने का तरीका अलग होता है। तो टीचर को अच्छे से चूज़ करना है। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी फाइनल में। मैंने गलत ऐसे में मैं किसी टीचर का नाम नहीं यहाँ पे लेना चाहती, बट फिर भी मैं अवेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ को ना रिपीट करो। फाइनल की स्ट्रैटेजी मेरी बस यही थी। मैंने ये सोच लिया था कि मुझे बोथ ग्रुप के लिए जाना है। सबसे पहले मैंने माइंडसेट बनाया, फिर मैंने देखा कि क्या मैं बोथ ग्रुप को कंप्लीट कर पाऊंगी। फिर मैंने कोचिंग को मतलब कि मैंने 8 जो सब्जेक्ट्स थे उस 8 सब्जेक्ट्स में मैंने कुछ सब्जेक्ट अपने सेल्फ के लिए रखे। फिर जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स बच गए थे फिर उसमें मैंने देखा कि मुझे कहाँ कहाँ से कोचिंग लेनी है। और जब फिर जो मेरे 6 सब्जेक्ट बच गए थे, 2 सब्जेक्ट मैंने स्टार्टिंग में अपने लिए रखे थे कि मैं सेल्फ करूँगी। जो रिमेनिंग के 6 सब्जेक्ट बच गए थे उनके लिए फिर मैंने कोचिंग ढूंढने स्टार्ट करी। फिर कोचिंग में भी ऐसी कोचिंग ढूंढी जहाँ पे एक दूसरी क्लासेस का टाइम क्लैश ना हो रहा हो,
मैंने क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी कि 4 सब्जेक्ट में जो हमारा नॉर्मल वीक होता है MWF और TTS में लूँगी, और जो रिमेनिंग के 2 सब्जेक्ट है वो सैटरडे संडे वाली क्लासेस में लिया करूँगी, और जो 2 थे वो मैं खुद से सेल्फ घर पे कर ही रही थी। तो ये स्ट्रैटेजी थी कि मैंने पहले बोथ ग्रुप के लिए सोचा, फिर उसके बाद मैंने अपनी टाइम मतलब क्लासेस को मैनेज करके कैसे, फिर टाइम को मैनेज करा कि मुझे जो मेरे सेल्फ हैं वो मुझे कैसे करने हैं, वो मैंने सोच के रखा था। और फिर मैंने टारगेट बना के रखा था कि अगर मैंने मतलब अप्रैल मिड से मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट करी थी। मैंने सोचा था कि सितंबर के एंड तक मुझे किसी तरीके से अपना कोर्स भी कंप्लीट करना है, और मुझे अपने 3 रिवीजन कंप्लीट करने हैं। 3 रिवीजन 3 या 2, हाँ 3 रिवीजन मैंने कंप्लीट कर लिए थे सितंबर एंड तक। अप्रैल मिड से मेरी कोचिंग स्टार्ट हुई थी और सितंबर एंड तक मैंने अपने कोचिंग कंप्लीट कर ली थी, प्लस उसके साथ मैंने 3 रिवीजन कर लिए थे। और वो 3 रिवीजन हो कैसे गए थे, वो वही स्ट्रैटेजी थी जो मैंने अपनी पहली वाली वीडियो जो एक अलग से रिवीजन स्टेजेस बनाई हुई है, वो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी के लिए, तो वो आप वीडियो देख लेना। वही स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी थी और वही स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों को बताई है। फिर उसके बाद बस माइंडसेट तो था। फिर अक्टूबर में मैंने अपनी मतलब कि अपने सेल्फ स्टडी के लिए खुद को टाइम दिया अक्टूबर नवंबर में, एंड दिसंबर में मैंने फाइनल के एग्ज़ाम्स दिए थे। ये मेरी पूरी स्ट्रैटेजी थी फाइनल के लिए। और सौरभ राणे ये हो गया। अभिषेक सक्सेना, फ्यूचर स्टडी प्लान, विल यू डू एनी अदर कोर्स? एक्चुअली आई वॉज थिंक स्टार्टिंगली जब मैंने CMA क्लियर किया था तो उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं सीमा लंदन के लिए जाऊंगी, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास मेंबरशिप नहीं थी। जब आपके पास अगर मेंबरशिप नहीं होती है तो आपको CIMA लंदन के 5 पेपर्स देने होते हैं, लेकिन अगर आपके पास मेंबरशिप होती है तो आपको सिर्फ 1 पेपर देना होता है, केस स्टडी का पेपर, स्ट्रैटेजिक लेवल का। सो उस टाइम मैं वेट कर रही थी कि मेरी मेंबरशिप आए, क्योंकि अभी मेरी ट्रेनिंग 3 साल वाली कंप्लीट नहीं हुई थी। तो फिर मैंने जब एग्ज़ाम क्लियर हो गए उसके बाद मैंने वापस से अपना ट्रेनिंग वाला पोर्शन जो था वो स्टार्ट किया, एंड फाइनली अब मेरे पास मेंबरशिप आ गई है। लेकिन जब मैंने अब अप्लाई करना चाहा सीमा लंदन में, तो उस टाइम पे जब मेरा क्लियर हुआ था उस टाइम पे फ़ीस थी टोटल मिला के 750 GBP फ़ीस थी, लेकिन अब उस फ़ीस को 750 या 1500 GBP था, कुछ ऐसा था। उस फीस को बढ़ा के अब 2500 GBP कर दिया। बेसिकली अगर नॉर्मली हम कैलकुलेट करें तो वो 2.5 लाख के आसपास पहुंच रहा है। सो अभी मैंने सोचा उसको क्विट करती हूँ। अभी मैं कुछ और अभी साइड में कुछ सोचा हुआ है मैंने, बट अभी मैंने वो स्टार्ट नहीं करा, तो मैं भी उसको रिवील भी नहीं करना चाहती हूँ कि मैं क्या करना चाह रही हूँ, क्योंकि नहीं होता है ना तो तब ज़्यादा दुख होता है कि मैंने मार्केट में तो फैला दिया कि मैं ये कर रही हूँ और अभी हुआ है नहीं। तो अभी मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। अभी तो साथ में मेरा बस थोड़ा बहुत ऐसी स्टडी अपने आप को अपडेट करती रहती हूँ। यूट्यूब का बहुत ज़्यादा क्रेज़ चढ़ा हुआ है, तो यूट्यूब पे ज़्यादातर टाइम अपना स्पेंड कर रही हूँ। CMA 3 ईयर यू डिड आर्टिकलशिप? हाँ, CMA मैंने ना मेरी ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स की एग्ज़ाम मतलब कि तभी क्लियर हो गई थी जब मेरा CMA क्लियर हुआ था। उसके बाद रिमेनिंग की जो 1.5 से कम था बेसिकली, तो मैंने दोबारा से उसको जैसे अभी मुझे क्लियर हुए हुए 2 साल होने वाला है, वो मेरा कंप्लीट हो गया। तो जो रिमेनिंग पीरियड बचा था उसकी मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट करके सबमिट करा दिया, और अब फाइनली मेरे पास मेंबरशिप आ भी गई है। रोहन भूटानी, हेलो मैम। हेलो रोहन, कैसे हो? CMA नोटिफिकेशन ऑफ एग्ज़ाम कमिंग टुडे। हाँ, मैंने भी ऐसा सुना है। एक सर हैं उनके वीडियो के थ्रू मैंने भी सुना था कि आज नोटिफिकेशन आने वाला है, बट लेट्स सी क्या होता है। जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। अभी तो खैर मुझे पता नहीं क्या होगा। वैसे जो CA वाले इंस्टीट्यूट का था वो नोटिफिकेशन मुझे पर्सनली अच्छा लगा। बाकी किसी की मैं रिव्यूज़ नहीं कह सकती कि किसी को अच्छा लगा या नहीं लगा। मुझे सही लगा क्योंकि उन्होंने दोनों ऑप्शन दिए हैं कि जो बच्चे करना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में 2 टाइप के बच्चे हैं, जो कुछ एग्ज़ाम देना चाहते भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो नहीं देना चाहते हैं। तो उन्होंने 2 ऑप्शन ही रख दिया कि जिसको देना है वो दो, जिसको नहीं देना वो मत दो। तो आई थिंक हमारे इंस्टीट्यूट को भी कोई ऐसा ऑप्शन निकालना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो देना चाहते हैं, तो वो जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, और जो नहीं देना चाहते हैं उनकी फ़ीस जो उन्होंने एग्ज़ाम के लिए भरी है वो आगे वाले अटैम्प्ट के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रिंस सुनील का, ओके थैंक यू मैम, यू वेलकम प्रिंस। और सौरभ का क्वेश्चन है, कैन वी नो वेयर आर यू वर्किंग करेंटली? आई एम वर्किंग इन राइट्स लिमिटेड विच इज़ इन गुड़गांव, इफ़को चौक वाले मेट्रो स्टेशन के पास में जो राइट्स लिमिटेड है वहाँ पर, और आई एम वर्किंग एज अ जूनियर मैनेजर फिनांस। सुष्मिता, हाय मैम। हेलो सुष्मिता। हेलो अंशिका मैम। वित्रग, हेलो वित्रग, कैसे हो आप? अभिषेक सक्सेना, एक सेकेंड। हाउ यू गुड प्लेस्ड इन राइट्स? बेसिकली मेरा डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ था राइट्स में, एंड डायरेक्ट इंटरव्यू में मेरा क्लियर हो गया था। बीच में शायद वहाँ पे ना वैकेंसी वेकेंट हुई थी, वहाँ पे एक वैकेंसी, तो मुझे लाइक राइट्स की तरफ से ही एक मैम है उनका कॉल आया था, एंड मेरा इंटरव्यू फिक्स किया गया, और 2 राउंड हुए थे इंटरव्यू के। मैंने वो इंटरव्यू के राउंड क्लियर करे और मेरा हो गया था वहाँ पर।
से मैं कैन यू प्लीज़ शेयर लो नोट्स। लो के नोट्स, यार देखो लो के नोट्स किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर की चाहिए आपको नोट्स? सी मैं आप ना वापस से एक बार बताओ कि लो के नोट्स मेरे सेल्फ वाले, क्योंकि सेल्फ वाले तो मुझे नहीं लगता मैंने इतने गंदे तरीके से बना रखे थे, वो रफ कॉपी में मैंने बनाए थे अपने समझने के हिसाब से, तो वो तो शेयर करूँगी तो आप लोगों को कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। बाकी टीचर्स के नोट्स तो बहुत सारे अवेलेबल हो जाएंगे आप लोगों के लिए, मैं अरेंज भी कर लूँगी आप लोगों के लिए किसी टीचर के नोट्स। तो आप मुझे एक बार बता देना कि आप कौन से टीचर के नोट्स के बारे में बात करते हो। सुनील का क्वेश्चन है, हाय वितरक पारक ब्रो। वाह, ये बहुत सही है, वितरक के बहुत फ्रेंड है, वितरक और देवाशीष ये दोनों यहीं पे चैट करते रहते हैं। अक्षय मतपाल लर्निंग, अक्षय क्या बोल रहे हो आप? वितरक पारक, हाय सुनील। मुख्तार मोला, हेलो मैम। हेलो मुख्तार, हाउ आर यू? वितरक पारक, एमएसएमई सेक्टर के बारे में कुछ बताओ। एमएसएमई सेक्टर के बारे में क्या बताना है? अभी कुछ चेंजेस हुए थे, वो चेंजेस बताने हैं क्या? आई थिंक अगेन ये कुछ बफरिंग कर रहे क्या, क्योंकि कमेंट्स रुक गए हैं। आई थिंक वितरक जो आप पूछ रहे हो एमएसएमई के बारे में वो मैं आपको बता दूं। एमएसएमई सेक्टर एक मतलब कि मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस का जो एक सेक्टर होता है, गवर्नमेंट इसको हमेशा चाहती है कि वो इस सेक्टर को हम बूस्ट अप करें, ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी बेटर है। तो उस अभी जो रिसेंटली वो आया था, चेंजेस जो आए थे कोविड-19 की वजह से, तो उसमें एमएसएमई के डेफिनेशन में चेंज किया गया है, जिसमें पहले लिमिट बहुत ज़्यादा कम थी, अब उस लिमिट को बहुत ज़्यादा वास्ट कर दिया गया है। लिमिट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाली हुई है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। तो लिमिट चेंज हुई हैं, लिमिट के साथ साथ उन्हें काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, लाइक उनको लोन की फैसिलिटी इजीली हो जाती है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है लोन पे वो बहुत कम होता है, और उनको सब्सिडीज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा दी जाती हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो एमएसएमई को गवर्नमेंट देती है, और उसका अगर रजिस्ट्रेशन आपको कराना होता है तो वो आप एमएसएमई की साइट पे जाके या फिर किसी कंसल्टेंट से भी करा सकते हो। आर्टिकलशिप जॉब, वितरक आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? आर्टिकलशिप जॉब समझ में नहीं आ रहा। सौरभ राणे, हाउ कैन वी डू आर्टिकलशिप इन बिग फोर? बेसिकली बिग फोर में आप आर्टिकलशिप, या तो देखो उनका खुद का एक वो होता है, प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे उनकी मेल आईडीज़ होती हैं एचआर रिक्रूटर वाली, आप वो मेल आईडीज़ पे डायरेक्ट अपना सीवी मेल कर सकते हो। तो अगर उनको रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम पे जब आपने मेल करा होगा, अगर उनको रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेंगे। या फिर बिग फोर में जाने का तरीका एक ये है कि अगर आप ऑलरेडी किसी को जानते हो बिग फोर में, आपके कोई नॉन में है बिग फोर में, तो आप लोग वो आपका वहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं, रेफरेंस से बिग फोर में हो जाता है। लेकिन बिग फोर में जाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आपको थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, आपका पर्सनैलिटी और आपका एटीट्यूड, मतलब लाइक आप पॉजिटिव एटीट्यूड के होने चाहिए। बहुत चीज़ें मैटर करती हैं बिग फोर में जाने के लिए। हर किसी के वैसे ड्रीम होता है बिग फोर में जाने का। बिग फोर में जाने का ड्रीम क्यों होता है? ये नहीं कि वो बहुत बिग फोर है, वहाँ पे जाने का पर्पस, अगर आप एक बार किसी पर्टिकुलर फील्ड में चले जाते हो बिग फोर में, तो वहाँ पे आपको प्रोफिशिएंसी हो जाती है। मतलब कि आप कुछ टाइम काम करोगे लेकिन आप उसमें ना बहुत हाई लेवल क्या मतलब कि आपका नॉलेज जो होगा बहुत हाई लेवल पे पहुँच जाएगा। तो बिग फोर में जाना बच्चों का इसलिए ड्रीम होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है पर्टिकुलर फील्ड में। मुख्तार मोलम, आई एम फाइन मैम एंड यू मैम? या मुख्तार, मैं भी बहुत अच्छे हूँ। वितरक, जॉब आर्टिकलशिप इन एमएसएमई के बारे में पूछ रहा हूँ। ओके यार, मैंने भी क्या समझा दिया आपको। बेसिकली एमएसएमई ऐसा कुछ जो इंस्टीट्यूट की साइट पे मैंने पढ़ा हुआ है, जो मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि एमएसएमई भी में भी आप जा सकते हो, ऐसा कहीं मना नहीं करा हुआ है कि कोई भी सेक्टर में जा सकते हो। जब आप छोटी छोटी प्राइवेट कंपनीज या फर्म्स में काम कर सकते हो तो एमएसएमई में जाना कोई गलत नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एमएसएमई में जाने के लिए कोई मना करेगा। आप जा सकते हो, वहाँ पे ट्रेनिंग भी कर सकते हो, लेकिन ट्रेनिंग करने के लिए आपका फील्ड जो है, जो आपके स्पेसिफाइड एरियाज़ हैं, उन्हीं स्पेसिफाइड एरियाज़ में आपको ट्रेनिंग करनी है। CMA योर लो नोट्स अभी तो एक्चुअली मैं पीजी में रहती हूँ और मेरे नोट्स घर पे हैं। अगर मैं कभी घर गई तो घर तो जाती हूँ, सॉरी, मैं घर जाऊँगी तो मैं आपको एक बार क्लिक 1-2 दिखा दूँगी कि कैसे गंदे नोट्स हैं। शायद आप प्रेफर भी नहीं करोगे उन नोट्स को।
बेसिकली होगा मेरे से, क्योंकि मेरे नोट्स आप लोगों को समझ भी ना आए फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ऐसे नहीं है कि मैं शेयर करने से मना कर रही हूँ कि मैं नहीं अपने नोट्स किसी को नहीं दिखाऊंगी। मेरा कोई सीक्रेट नहीं है, मैं सारी चीज़ें अपनी मैंने जब अपनी स्ट्रैटेजीज रिवील कर दिया कि मैं क्या करती थी कैसे करती थी, तो नोट्स शेयर करने में क्या है। बट बाकी मैं एक बार आप लोगों को दिखा दूँगी, अगर आप लोगों को सही लगेंगे तो आप उनको रेफर कर सकते हो। अदरवाइज़ टीचर के नोट्स काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, जो इतने साल से टीचर पढ़ा रहे हैं उन लोगों के नोट्स बहुत अच्छे हैं, तो आप उन लोगों के नोट्स भी रेफर कर सकते हो। अभिषेक सक्सेना, आई नो इट्स पर्सनल बट कैन यू शेयर योर सैलरी पैकेज। हमेशा यही क्वेश्चन पूछा जाता है मुझसे एंड आई ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड दिस क्वेश्चन जस्ट बिकॉज कि मैं कर रही हूँ लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, और जब तक मैं किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होती हूँ मैं उस चीज़ को नहीं बताना पसंद करती। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बट इट्स ओके ओके टाइप, लाइक जितना मेरा एक्सपेक्टेड था, लाइक एक्सपेक्टेशन तो मेरी बहुत ज़्यादा थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग लाइक जब मेरा प्लेसमेंट होना था मैं उस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे 12 लाख का पैकेज मिला, लेकिन नेस्ले ने 8 लाख का ऑफर करा था, लेकिन उससे भी कम है। तो 8 लाख पे भी मैंने अपने आप को थोड़ा बहुत सेटिस्फाई कर लिया था, लेकिन उससे भी कम है तो मैं उससे उस चीज़ को शेयर नहीं करना चाहती हूँ। बट ऐसा नहीं है यार, देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। आप लोग क्या सोचते हो कि सैलरी पैकेज सब कुछ मैटर करता है। देखो मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद हर चीज़ मैटर करती है, और ऑब्वियसली सिर्फ पैसे के लिए ही तो हम पढ़ रहे हैं इतना। बट ऐसा नहीं है कि मेरे को अगर अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा है तो किसी सीएमए को अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर किसी की किस्मत होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे नहीं मिल रहा है वो किसी को भी नहीं मिल रहा है, या जो उस बंदे को मिल रहा है जो 18 लाख का पैकेज कमा रहे हैं। एक सेकेंड, जो 18 लाख का पैकेज कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको, एक सेकेंड यार कुछ आई थिंक इशू आ रहा है इसमें। फ़ोन बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग हो रहा है, परेशान है यार। अभिषेक, आई नो इट्स पर्सनल। अभिषेक सक्सेना, आई अंडरस्टैंड। मुख्तार मोला, मैम सजेस्ट अ पेन ड्राइव कोचिंग क्लासेस फॉर इंटर ग्रुप वन आईडीटी एंड कॉस्ट। यार आईडीटी के लिए तो मैं आपको बोलूँगी प्रियंका सक्सेना मैम की क्लासेस अच्छी हैं, तो आप प्रियंका सक्सेना मैम की क्लासेस को देख सकते हो। बाकी कॉस्टिंग के लिए मैं किसको रेफ़र करूँ? कॉस्टिंग के लिए मैं रेफ़र ऐसे तो नहीं कर सकती हूँ, बट आप देख सकते हो, एक राजीव भार्गव सर हैं, उनको देख सकते हो। अगर आपको उनका सही लगता है एक बार डेमो देख लेना। और बाकी तो मुझे कॉस्टिंग का अभी पता नहीं है कि कौन से हाँ एक उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने खुद ने उनसे कोचिंग ली हुई है सेकंड ग्रुप में। सुमित सर हैं, उनका नाम सुमित है, बट उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा। सुमित रस्तोगी सर हैं, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। आप उनकी क्लासेस भी ले सकते हो, बहुत डीपली पढ़ाते हैं वो। सुमित रस्तोगी सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और सेकंड प्रेफरेंस में आप राजीव भार्गव सर को रख सकते हो। CMA fix the internet, it's buffering, too much buffering. पता नहीं हर लाइव सेशन में यही क्या ड्रामा होता है यार।
आई थिंक इट्स ओके नाउ. Now it's good. Okay, Abhishek. I think again it's buffering as I am seeing it in my laptop. Still buffering. सीरियसली मैं खुद फेडअप हो गई हूँ, इतना नेटवर्क इशू क्यों होता है. और जिस टाइम मुझे लाइव स्ट्रीम करनी होती है ना, उसी टाइम इतना नेटवर्क इशू होता है. पूरा दिन इतना फ्लो में चलता है. उज्जवल का एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आया है जिसका मैं हमेशा आंसर करना चाहती हूँ. दी प्लीज से हाउ यू कीप मोटिवेटेड. मैं लाइक ये बात मैं बार बार बोलना चाहती हूँ कि हम ना वीडियोस देखते हैं मोटिवेशन के लिए. वो मोटिवेशन जो होता है वो टेम्परेरी मोटिवेशन होता है. मुख्तार, मैं अभी आपके क्वेश्चन पे वापस आती हूँ. एक बार आप क्वेश्चन रिमाइंड करा दीजिए, आपका क्या क्वेश्चन था. इतने मैं उज्जवल वाले क्वेश्चन का रिप्लाई कर रही हूँ. तो सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि मैं मोटिवेट कैसे रहती थी. लाइक उस टाइम पे मैंने जस्ट 12th क्लियर करा था, तो ऐसे नहीं बोल सकती कि मैं बहुत ज़्यादा मेच्योर थी और मुझे ये था कि यार पता घर वालों के लिए करना है, मुझे घर चलाना है. ऐसा नहीं था. बस ये था, एक टीचर ने मेरे सामने एक लाइन बोल दी थी. मैंने आज तक, मैं एक बात आप लोगों को बताई, मैंने आज तक कभी किसी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियोस नहीं देखी हैं, किसी की नहीं देखी है. मैं कभी, मेरे को लगता ही नहीं कि मुझे मोटिवेशन वीडियो की ज़रूरत है. मेरे अंदर ना सेल्फ मोटिवेशन है और मैं खुद को अपने आप डेली बेसिस पे सेल्फ मोटिवेट करती रहती हूँ. मेरे दिमाग में सिर्फ दो ही चीज़ें, एक तो वो लाइन जो उन सर ने बोली थी, एक तो वो थी, उन्होंने बोला था कि बंद आंखों से तो दुनिया सपने देखती है, खुली आंखों से सपने देखो, और जब तक आपका सीएमए बनने का सपना पूरा ना हो जाए तब तक आपकी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए. उस लाइन को सुनने के बाद ना मेरे अंदर का लाइक कुछ ऐसा हो गया था कि मुझे नींद नहीं आती थी. सीरियसली नींद नहीं आती थी. और मेरे दिमाग में सिर्फ यही था कि सीएमए टारगेट कर लिया है तो सीएमए क्लियर करना है. एंड दूसरा चीज़, एक मेरी पर्सनल चीज़ है, खैर मैं उस चीज़ को यहाँ पे शेयर करना नहीं चाहती थी, बट फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किसी के साथ मेरा अच्छा कंपटीशन था. लाइक कुछ पर्सनल है थोड़ा, तो उनके साथ मेरा ऐसा कंपटीशन था कि उन्होंने मुझे हाइड करा था, तो मुझे उनसे आगे निकलना था. तो वो मैंने दिमाग में बैठा रखा था कि इस बंदे से मुझे आगे निकलना है, किसी भी हाल में मुझे इस बंदे से आगे निकलना है. एंड आई डिड दैट. ताकि मैंने ये दिमाग में बैठा रखा था मुझे कुछ ऐसे करना है ताकि इसको बाद में ये फील हो कि शायद मैंने गलती करी है, कुछ उसको रियलाइज़ हो. तो मैंने इन दोनों चीज़ों को, और तीसरी चीज़ अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराना था. तो पहला दिमाग तो मेरा ये था कि उस बंदे को नीचे दिखाना है. दूसरा ये था कि जो उन सर ने लाइन बोली थी उसने मुझे बहुत मोटिवेट करा. और तीसरा मोटिवेशन, सबसे बड़ा जो मोटिवेशन था वो ये था कि मुझे मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है. किसी भी तरह से मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है. क्योंकि जब मैं इंटर में थी ना, तो किसी ने मेरे पापा को बोला लड़की क्या कर रही है, तो पापा ने बोला सीएमए कर रही है. तो वो बोलते हैं कि लड़की तो आगे जाके नोट छापेगी. और मतलब कि पापा को बहुत अच्छा बोला कि आप बच्चों को अच्छा करा रहे हो, अपनी लड़की को इतना आगे बढ़ा रहे हो. तो पापा को अच्छा फील हो. उस दिन पापा के फेस पे अलग ही खुशी थी. तो मुझे लगा यार अभी तो मैं इंटर में हूँ, जस्ट मैंने फाउंडेशन क्लियर करा है, तब पापा इतने खुश हैं. फिर जब मेरा क्लियर हो जाएगा तो पापा को रिस्पेक्ट कितनी ज़्यादा मिलेगी मार्केट में, और पापा कितना खुश रहा करेंगे. तो ये तीसरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था मेरी लाइफ का. तो अपने अंदर से मैंने मतलब कुछ चीज़ें ऐसी ढूंढी कि मैं खुद को मोटिवेट कर सकूं. जो हम वीडियोस से मोटिवेशन देखते हैं वो एक टेम्परेरी मोटिवेशन होता है. जब तक हम अपने अंदर का मोटिवेशन नहीं जगाते ना, तब तक आप लाइक वीडियो देख लोगे, 1 घंटा पढ़ लोगे मोटिवेट होकर. लेकिन अगर आपके अंदर का सेल्फ मोटिवेशन है, पता है मैं कैसे करती थी, मैं इतना सेल्फ मोटिवेटेड थी कि अगर मैं पानी पीने भी जा रही हूँ ना ग्लास लेने, तो भी मेरे दिमाग में वो चीज़ें घूमती रहती थी. मेरा टारगेट था कि मुझे सीएमए क्लियर करना है, तो मैं पानी पीने जाती थी, उतने रास्ते में मैं अपनी चीज़ों को रिवाइज करती रहती थी. जो मैं पढ़ के अभी आई हूँ उस चीज़ को पानी पीने जा रही हूँ, ताकि मेरे 1 सेकंड भी वेस्ट ना हो, मैं उस चीज़ को रिवाइज करती रहती थी. क्योंकि मेरा क्लियर था कि मुझे उस बंदे को नीचे दिखाना है, अपने मम्मी पापा को, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है.
और अपना तो मतलब कि जो उन सर ने लाइन बोली थी वो तो मेरे जहन में घुस गई थी कि जब तक सीएमए क्लियर नहीं होगा तब तक आंखें बंद नहीं होनी चाहिए आप लोगों की। खैर उज्ज्वल का ये क्वेश्चन था मोटिवेशन वाला, ये हो चुका है। मुख्तार आप क्वेश्चन अपना वापस से पूछ लो। उज्ज्वल का क्वेश्चन है आई एम ऑफ 19 एंड आई विल अपीयर इन सितंबर फॉर सीएमए इंटर। ओके, सितंबर में सीएमए इंटर के लिए, अच्छा आप सितंबर में तो कोई एग्ज़ाम नहीं होता है सीएमए इंटर का। दिसंबर के लिए शायद आप जाओगे, दिसंबर 2020 के लिए। तो आप बताओ कि आप बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हो कि सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे हो। उज्ज्वल, अभिषेक सक्सेना, ओके। सीएमए का क्वेश्चन है व्हाट्स योर जॉब प्रोफाइल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बेसिकली सीएमए आई एम वर्किंग हेयर एज अ जूनियर मैनेजर फाइनेंस, इट्स माय डिजिग्नेशन। एंड मेरी प्रोफाइल है, मैं अकाउंटल्स हैंडल करती हूँ। मेरे पास 3-4 फॉरेन के प्रोजेक्ट्स हैं। उन प्रोजेक्ट्स का पूरा जितना भी अकाउंटल होता है, पेबल वगैरह पार्ट मेरे पास है, टीएडीए वाला पर्टिकुलर पार्ट मेरे पास है। लेकिन मेरे को जो राइट्स में अपॉइंट किया गया था वो बेसिकली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड वर्क के लिए अपॉइंट किया गया था। कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें वो मैं नहीं बताऊंगी आपको, लाइक जैसे राइट्स एक स्कीम लेने जा रही है और उस पूरे प्रोजेक्ट राइट्स में आज तक वो स्कीम कभी नहीं हुई थी आज से पहले। उस स्कीम को मैं लाइक आई एम द सिंगल वन जो उस पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है। 1974 से राइट्स है, लेकिन आज तक वो प्रोजेक्ट मतलब कि राइट्स में कभी नहीं हुआ है और मैं इंडिविजुअल बेसिस पे वो प्रोजेक्ट हैंडल कर रही हूँ। और शायद मेरा जो इंटरव्यू क्लियर हुआ था वो इसी वजह से क्लियर हुआ था क्योंकि मुझे उस चीज़ का एक्सपीरियंस था, उस चीज़ के लिए मुझे यहाँ पे रखा गया है। और अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हो जाता है तो कंपनी को 3.5 करोड़ रुपये का फ़ायदा होगा डायरेक्टली। और आई थिंक मेरी कोई ट्रिप भी लग सकती है क्योंकि सीएमडी सर ने बोला है कि अगर कुछ होगा तो अप्रिशिएशन लेटर दिया जाएगा इस लड़की को। और सर बोल रहे थे दुबई वगैरह की ट्रिप करा देना, तो होप्स हो कि वो हो जाए, डिपार्टमेंट उसमें कोई क्वेरी रेज ना करे तो मेरी भी 1-2 ट्रिप लग जाएगी आउटसाइड इंडिया की। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में तो मैंने आपको बता दिया, वो पूरा प्रोजेक्ट हैंडल करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अकेले मैं हैंडल कर रही हूँ क्योंकि राइट्स में बाकी वो वाला काम किसी को नहीं आता जो मैं हैंडल कर रही हूँ। और थोड़ा इधर उधर का काम भी, जैसे मेरे पास 4 प्रोजेक्ट्स के मेरे पास अकाउंटल रहते हैं वो मुझे करने होते हैं। बाकी कुछ बैंकरी को वगैरह होता है वो मैं करती हूँ। टीएडीए वाला पार्ट थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। कोई फ़ॉरेन जाता है तो उनको जैसे उनका हिसाब रखना कि उन जब वो गए थे तब उनको कितना करेंसी दी थी, एमयूआर या डॉलर वगैरह जितना भी दिया था, और जब वो वापस आए हैं तो उनसे कलेक्ट करके रखना है। ये सब मेरा हैंडलिंग का वर्क है। वितरक का सेम वितरक, या देखो पता है क्या, आप लोग ना ऊपर वाली कमेंट से रिलेटेड ही कमेंट छोटा करके नीचे पूछ लेते हो ना, तो मुझे समझ नहीं आता क्योंकि इतने सारी कमेंट्स का मैंने रिप्लाई दिए होते तो मैं भूल जाती हूँ कि पहले आपकी क्या कमेंट थी। तो एक बार अगर हो सके तो थोड़ा पूरा लिख दिया करो। मुख्तार मुल्ला का क्वेश्चन है मैम सजेस्ट अ पेन ड्राइव कोचिंग क्लास फॉर इंटर ग्रुप 1 आईडीटी एंड कोस्ट। अच्छा मुख्तार, आईडीटी के लिए मैंने आपको बताया था प्रियंका सक्सेना मैम, एंड कॉस्टिंग के लिए मैं आपको 2 टीचर रिकमेंड कर रही हूँ। मार्केट में से उन टीचर्स के बारे में रिव्यू ले लेना आप लोग। एक सेकेंड, तो मार्केट से आप लोग रिव्यू ले लेना। दूसरे जो कॉस्टिंग के टीचर का नाम है वो है एक तो सुमित रस्तोगी सर, और दूसरे जो टीचर हैं वो है राजीव भार्गव सर। रोशन सिंह का 9C के बारे में क्या बताना है रोशन सिंह आपको? बेसिकली ये वैसे CMA CACS स्टूडेंट के लिए सेशन है। GST के बारे में अगर आप लोगों को पूछ रहे हैं तो मैं अलग से एक सेशन बना लेती हूँ। फिर भी अगर आपकी कोई छोटी मोटी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को मैं आपको रिवर्ट कर सकूँ। उज्ज्वल का क्वेश्चन है आई विल बी गिवन बोथ ग्रुप इन जुलाई 2020 अटेम्प्ट। अच्छा उज्ज्वल, तो अभी आप 19 के हो और आप जुलाई 2020 में जा रहे हो, बहुत सही चल रहा है अभी आपका। होपफुली मैं मतलब कि मैं प्रे करूँगी कि आपका क्लियर हो जाए तो आप भी एक यंग CMA बन जाओगे। तो जुलाई 2020 में आप बोथ ग्रुप, होपफुली आपकी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी होगी। डेफिनेटली बोथ ग्रुप के लिए जाओ और एक बार में इसको क्लियर करो। आज खैर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम होना है या नहीं होना है। तो जैसे भी हो, बेस्ट ऑफ लक। अंशुमन मिश्रा का क्वेश्चन है मैम पैकेज कितना है राइट्स में आपका? देखो मैंने पैकेज के लिए अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि पैकेज उतना नहीं है जितना मैंने सोचा था। तो मैं पैकेज को मैं वापस से डिस्कस भी नहीं करना चाहती हूँ। उतना नहीं है जितना मैंने सोचा था। ये सोच सकते हो 8 लाख से भी कम है, तो थोड़ा वो बताने में मुझे ऐसे अजीब लगता है, तो मैं आई डोंट वांट टू शेयर दैट। अभिषेक का क्वेश्चन है I also have same department foreign purchase, I work in Bhil।
एक्चुअली मेरे पास ना फ़ॉरेन परचेज़ का डिपार्टमेंट नहीं है। मेरा जो मेन काम है वो फ़ॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड है। एंड फ़ॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ में क्या होता है, गवर्नमेंट जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती है। उस पर्टिकुलर एरिया में मैं वर्क कर रही हूँ। साइड बाय साइड आई एम हैंडलिंग अकाउंटल्स वगैरह, मैं थोड़ा हैंडल कर रही हूँ। वो तो साइड का काम है, मेन तो मेरा उसी चीज़ का काम है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड। उज्जवल वापस से बोल रहे हैं बफरिंग हो रही है। उज्जवल आई एम रियली सॉरी, पता नहीं क्यों इतना बफरिंग हो रही है, वो बीच में कॉल आ जाती है। मैंने अच्छा खासा फ्लाइट मोड पे लगा रखा था बट सौरभ का क्वेश्चन है, मैम कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस इन राइट्स। जब मैंने राइट्स ज्वाइन करा था तो उस टाइम पे मुझे बोला गया था, जब मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ था तो मुझे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड वर्क के लिए रखा गया था। बेसिकली उसके बाद मैं काफ़ी सारे वर्क्स में इन्वॉल्व भी हुई हूँ और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक मेरा राइट्स में। काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है और ज़्यादातर क्योंकि मैं एक्सपोर्टेड डिवीज़न में हूँ तो मुझे फॉरेन से रिलेटेड लाइक वर्क्स जो होते हैं, लाइक करेंसी अगर हमारे पास आ रही है तो फिर उसको सेल आउट करना करेंसी को, लाइक जो एसएफएम का पूरा पोर्शन है ना, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो हम पोर्शन पढ़ते हैं, वो पूरा पोर्शन मेरे यहाँ पे कवर हो रहा है। फ्यूचर के फ्यूचर ऑप्शन डेरिवेटिव वगैरह ये सब मुझे हैंडल करने को भी मिल जा रहा है। और कभी 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 हम एग्जिम बैंक में मीटिंग के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो ऑल ओवर काफ़ी अच्छा मेरा वो रहा है यहाँ पे राइट्स में, अभी तक का तो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पर। उज्जवल बफरिंग, सीरियसली आई एम फेड अप ऑफ दिस कि बफरिंग क्यों हो रही है यार। अच्छा खासा लाइव सेशन चल रहा था, कॉल आ गई बीच में, उसने सब कुछ ख़राब कर दिया। नेक्स्ट टाइम से आई प्रॉमिस कि मैं अच्छे से बिल्कुल मैं अच्छे से एकदम से अरेंज करके तब लाइव सेशन स्टार्ट किया करूँगी। मैंने अरेंज आज भी कर रखा था, पता नहीं जब मैं लाइव सेशन करती हूँ तभी क्यों इतनी बफरिंग होती है। जगदीश कुमार, हेलो मैम। हाय मैम, हेलो जगदीश, कैसे हो आप। उज्जवल बफरिंग, मित्रा मैम न्यू स्टार्ट करो, बहुत अटक रहा है। ठीक है मैं नया स्टार्ट कर देती हूँ, बट आप लोग वहाँ पे कनेक्ट हो जाना, फिर वहाँ पे बहुत देर तक कोई नहीं आता तो वो ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है।
हेलो एवरीवन, शायद आप लोग यहाँ पे कनेक्ट हो गए हो। मैंने वापस से लैपटॉप से कर लिया है। फ़ोन में थोड़ा इशू आ रहा है, बहुत ज़्यादा हीट कर रहा था मेरा फ़ोन। हेलो अली, नाउ इट्स प्रॉपर। ओके वित्रक, हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू ऋषभ, सेम टू यू। हेलो हुसैन मकनूजिया। आई थिंक वेब कैम से ना बहुत गंदी शक्ल आती है। इवन मेरे को खुद को पहचानने में भी बड़ी दिक्कत होती है। खैर शक्ल का किसको देखना है, बट फिर भी तो मैंने सोचा था फ़ोन से करूँगी, तो फ़ोन में ज़्यादा इशू आ रहा है। अब मुझे लगता है लैपटॉप से ही करना पड़ा करेगा। वो सारे बच्चे कहाँ गए जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे? हुसैन का क्वेश्चन है, प्लीज़ शेयर योर कैंपस प्लेसमेंट एक्सपीरियंस विद अस। ओके, सो कैंपस प्लेसमेंट में सबसे पहले आपको, अगर आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ कि कैंपस प्लेसमेंट में क्या होता है। कैंपस प्लेसमेंट में सबसे पहले आप, जब आपका क्लियर होता है तो आपको 15 डेज़ की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराता है। उसमें थोड़ा बहुत बताते हैं कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है। बेसिकली अगर उस 15 डेज़ को इंस्टीट्यूट अच्छे से यूज़ करे उन 15 डेज़ का, तो वो काफ़ी बच्चों को तैयार कर सकते हैं कैंपस प्लेसमेंट के लिए। लेकिन उसमें उन 15 डेज़ में कुछ ज़्यादा खास नहीं करवाता है इंस्टीट्यूट, मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है। लेकिन अगर उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें तो काफ़ी बच्चों का कैंपस प्लेसमेंट और अच्छे से हो सकता है। तो फिर उसके बाद होता है कि जब आपकी 15 डेज ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद कंपनीज आना स्टार्ट होती हैं। लाइक जैसे दिल्ली वाला जो रीजन है, नॉर्थ रीजन में कुछ कंपनी अपना नाम लिखना स्टार्ट कर देती हैं कि हम आ रहे हैं। कंपनी का नाम पहले लिस्ट होता है इंस्टीट्यूट की साइट पे कि ये कंपनीज आ रही हैं। फिर वो कंपनीज मतलब कि कोई उनका पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है कंपनी का, वो उसके बेसिस पे बच्चों को शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट करती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन किस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होता है। तो एक सबसे बड़ा बेसिस होता है कि कुछ कंपनीज शॉर्टलिस्ट करती हैं कि जो स्टूडेंट है उसने सारे अटेम्प्ट एक बार में क्लियर करे हो। ये एक शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया होता है। दूसरा क्राइटेरिया होता है कि स्टूडेंट ने बोथ ग्रुप एक बार में निकाले हों, इंटर में भी फाइनल में भी। ये एक क्राइटेरिया होता है। यहाँ पे शायद ऐसा भी होता है कि बोथ ग्रुप निकलने चाहिए, अटेम्प्ट मैटर नहीं करते हैं। तीसरी कंपनी उन क्रीमी लेयर्स को ढूंढती है जिसने फाउंडेशन से लेके फाइनल तक का एक अटेम्प्ट में क्लियर करा हो, प्लस उसने बोथ ग्रुप भी क्लियर करे हो, प्लस उसकी रैंक भी हो। मतलब कि कुछ ज़्यादा ही डिमांड कर लेती है जो कंपनी ज़्यादा अच्छा पैकेज देना चाहती है। तो ऐसे, या फिर कुछ कंपनी ऐसे करती हैं कि CMA भी क्लियर हो बच्चे का और साथ में उनका क्या बोलते हैं, बीकॉम भी होना चाहिए। एक कुछ रेयर कंपनी होती है जो ऐसा देखती हैं बीकॉम वाला, बट देखती हैं ज़्यादातर PSUs जो होती हैं वो ये देखते हैं कि साथ में ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए। पांचवा एक क्राइटेरिया होता है एक कंपनी ने, वैसे ये मतलब कि इक्वल लेवल नहीं है, बट एक टाटा मोटर से कंपनी आई थी, उसने शॉर्टलिस्ट करा था, उसने सिर्फ गर्ल्स को शॉर्टलिस्ट करा था। लेकिन उस शॉर्टलिस्टिंग में मेरा नाम नहीं था। आई डोंट नो व्हाई, हो सकता है कुछ कमी थी मेरे अंदर तो इस वजह से उन्होंने शॉर्टलिस्ट नहीं करा था। लेकिन जो एक कंपनी थी टाटा मोटर्स, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स को शॉर्टलिस्टेड करा था, किसी लड़के को शॉर्टलिस्ट नहीं करा था। तो ये भी एक क्राइटेरिया था कि वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने का एक उनका मोटिव होगा। और बाकी ये ऐसे ऐसे कुछ क्राइटेरिया होते हैं। अब वो क्राइटेरिया उन पर डिपेंड करता है कि वो किस बेसिस पे लेते हैं। हाँ, कुछ एक छठा क्राइटेरिया ये भी होता है, ये यंग एज वालों को वो प्रेफर करते हैं, जिसका लाइक यंग एज वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। 25 तक के बच्चों को ले लेते हैं कि 25 तक के बच्चों को हम कंसिडर करेंगे। तो ये एक क्राइटेरिया होता है। ठीक है, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है कंपनीज में तो आपका नाम लिस्ट में आना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर आप डेली बेसिस पे अपनी लिस्ट चेक करते हो। तो मैंने देखा मेरा 3 कंपनीज में शॉर्ट लिस्टिंग था, नेस्ले में, ITC होटल्स और लार्सन एंड टूब्रो। इन 3 में मेरा शॉर्ट लिस्टिंग था। शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम पे क्या हुआ, हाँ, फिर कंपनी मतलब कि इंस्टीट्यूट को मैं बुरा नहीं बोलूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इंस्टीट्यूट में मिसमैनेजमेंट है। कैंपस में 3 दिन होते हैं कैंपस प्लेसमेंट के, कि 3 दिन में कैंपस प्लेसमेंट कंप्लीट करना होता है। फॉर एग्जांपल आई थिंक मेरे टाइम पे जो कंपनीज आई थी वो 8 या 10 या 12 कुछ ऐसी कंपनीज थी। तो उन कंपनीज़ का अगर 12 कंपनियां भी थी तो इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए था कि 4 कंपनीज़ को पहले दिन बुलाया जाता, 4 कंपनी को सेकेंड डे पे और 4 कंपनी को थर्ड डे पे, ऐसे बुलाया जाना चाहिए था कंपनीज़ को। लेकिन क्या हुआ था, एक्चुअल में क्या हुआ था, फर्स्ट डे पे उन्होंने
मतलब कि सारे बच्चे अच्छे से तैयार होके गए थे कि हमारा इंटरव्यू है, मे बी हमारा इंटरव्यू होगा। फर्स्ट डे में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ लार्जन एंड टूब्रो आई थी। लार्जन एंड टूब्रो मैंने रिटर्न टेस्ट लिया था, सिर्फ लार्जन एंड टूब्रो में फर्स्ट डे में रिटर्न टेस्ट हुआ था लार्जन एंड टूब्रो का। सबने आई थिंक 125 स्टूडेंट शॉर्टलिस्टेड थे लार्जन एंड टूब्रो में। उसमें से उस दिन रिटर्न हो गया था, सिर्फ रिटर्न हुआ था, रिजल्ट भी अनाउंस नहीं हुआ था। तो पहला दिन तो पूरा दिन ऐसे निकला, मतलब कि मॉर्निंग में हम लोग गए 8 बजे और शाम को 4:30-5 बजे आए थे, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ लार्जन एंड टूब्रो का रिटर्न टेस्ट हुआ था। सेकेंड डे पे क्या हुआ, सेकेंड डे पे जितनी 12 की 12 कंपनी थी वो सारी कंपनी आ गई। तो आप खुद सोचो यार, जो बच्चा एक से ज़्यादा कंपनी में शॉर्टलिस्टेड है उसका माइंड डाइवर्ट होगा, नहीं होगा, वो इधर भागेगा उधर भागेगा। वही चीज़ मेरे साथ हुई, और मेरे साथ मुझे लगता है कि वो चीज़ उस चीज़ की वजह से मेरा कैंपस नहीं हो पाया था, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। तो क्या हुआ था उस दिन सेकेंड डे जब हम गए थे, तो उस टाइम पे ना नाम अनाउंस हो रहे थे, जिस टाइम हम पहुँचे थे उस टाइम पे नाम अनाउंस हो रहे थे LNT का, जिन जिन का रिटर्न क्लियर हुआ था। तो मेरे एक्चुअली मैं उस दिन थोड़ा लेट पहुंची थी, बट मैं उन स्टूडेंट्स में से हूँ जो हर किसी स्टूडेंट के साथ घुल मिल के रहते हैं ज़्यादातर। मतलब कि मैं हर किसी से हाय हेलो मेरा रहता था। तो शॉर्ट लिस्टिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, मतलब सॉरी शॉर्ट लिस्टिंग में नहीं, कैंपस में बहुत जो बच्चे कैंपस प्लेसमेंट के आए हुए थे वो बहुत सारे बच्चे थे, और ज़्यादातर जो दिल्ली वाले थे वो मेरे जानने वाले थे। तो सबने मेरा नाम सुना था, सब जानते हैं कि अंशिका त्यागी है हमारे यहाँ पे कैंपस में, क्योंकि बीच में मेरा वॉलेट भी चोरी हुआ था, तो उस वजह से भी मैं ज़्यादा फेमस हो गई थी बच्चों में कि यहाँ पे कोई एक लड़की है उसका वॉलेट चोरी हुआ है। तो मेरा नाम सबने सुना था, सबने, इवन सबने, मतलब कि मुझे जब मैं एंटर हुई तो सबने बोला कि तेरा रिटर्न क्लियर हो गया, जाके तू अपना फॉर्म सबमिट कर दे। तो मैं वहाँ पे गई, मैंने मैम को बोला मैम ये मेरा अभी रिटर्न क्लियर हुआ है, आपने मेरा नाम अनाउंस किया था, आप मेरा सबमिट कर लीजिए पेपर। तो उन्होंने सबमिट करा, लेकिन उन्होंने मतलब मेरे सामने मेरे से फॉर्म लिया। उन्होंने पूछा आपका नाम अंशिका त्यागी, मैंने कहा यस मैम। उन्होंने टिक भी लगाया पेपर पे मेरे नाम के सामने। फिर उन्होंने बोला आपका नेस्ले में भी है, मैंने बोला यस मैम। कहती हैं ऊपर जाओ, आपका रिटर्न टेस्ट होगा, नेस्ले का रिटर्न टेस्ट अरेंज हो रहा है। जब हम ऊपर गए तो ऐसे 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा था, फिर आधे घंटे से 45 मिनट्स का रिटर्न टेस्ट हुआ था नेस्ले का 45 मिनट्स का रिटर्न टेस्ट हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने हमें बोला जिसका भी रिटर्न टेस्ट हुआ है, 65 स्टूडेंट्स थे नेस्ले में जिनका रिटर्न टेस्ट हुआ था, उन्होंने बोला कि आप लोग वेट करो, हम अभी रिजल्ट अनाउंस करने वाले हैं। तो उन लोगों ने कम से कम मतलब आधा घंटा लग गया था, उन्होंने रिजल्ट अनाउंस करा। उसमें से 65 बच्चों में से 25 बच्चे ऐसे थे, 22, 23, 24 बच्चे ऐसे थे जिनका रिटर्न क्लियर हो गया था, और मैं भी उनमें से एक थी। तो फिर उन्होंने बोला जिन जिनका रिटर्न क्लियर हुआ है वो रुक जाओ, उनका फर्स्ट पर्सनल राउंड होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, बाकी सब जा सकते हैं। वो बाकी सब चले गए, लेकिन हम वहीं पर रहे क्योंकि हमें था कि हमारा इंटरव्यू होगा। अब नेस्ले का जो इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू 45 मिनट्स का, जो फर्स्ट राउंड था 45 मिनट्स, 30 मिनट्स, 35 मिनट्स ऐसे इंटरव्यू हो रहा था। तो मेरे से क्योंकि 25 बच्चे थे, मेरा और 10th या 8th 9th ऐसे कुछ नंबर था जाने का इंटरव्यू में। तो वहाँ पे बच्चे जा रहे थे, कम से कम इतनी देर का इंटरव्यू हो रहा था, ऑब्वियसली सी तो टाइम लगना था। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, हम खैर वेट कर रहे थे हमारा आए। तो मैं फिर इंटरव्यू में गई, वहाँ पे मैंने जाके देखा बहुत मतलब कि काफ़ी अच्छा। एक तो सबसे पहले मैं बता दूँ, अगर आप नेस्ले का इंटरव्यू फेस कर रहे हो, ऑनलाइन फेस कर रहे हो या ऑफलाइन कर रहे हो, वो इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और ऑनलाइन जो मतलब कि कैंपस में तो वो बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं इंग्लिश को, क्योंकि मेरे से आगे एक बंदे थे, वो गए थे, उनसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने हिंदी में आंसर किया था। तो उन्होंने सामने से बोला कि आप प्लीज़ इंग्लिश में उसको मतलब इंग्लिश में आंसर देने की कोशिश करो। तो उन्होंने बोला, जो सामने कैंडिडेट थे उन्होंने बोला कि मैं इंग्लिश में नहीं दे सकता हूँ। तो उन्होंने बोला बेटर लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि वो इंग्लिश को कितना प्रेफरेंस दे रहे थे। तो मेरा नेस्ले का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था फर्स्ट, लेकिन उनका क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसे था, मैंने आंसर दिया और वो आंसर में से क्वेश्चन पूछ रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग था। अगर आप नेस्ले के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ABC कॉस्टिंग, इन तीनों को तो रट के चले जाना, फॉर्मूलाज रट के चले जाना, और कैसे उनको एप्लीकेबिलिटी होती है वो भी आप लोगों को अच्छे से करके जाने। ये दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नेस्ले जो CMA के स्टूडेंट्स होते हैं उनको कॉस्टिंग के लिए ही प्रेफर करते हैं, और नेस्ले में ABC कॉस्टिंग लगती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो आप चाहे इंटर में हो चाहे फाइनल में हो, आपको मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और ABC कॉस्टिंग को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है अगर आपको नेस्ले में जाना है। तो नेस्ले का वर्किंग एक्सपीरियंस वहाँ पे अगर आप कर लेते हो, नेस्ले में काम कर लेते हो कॉस्टिंग में, तो मतलब कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है FMCG वाली इंडस्ट्री का।
तो दूसरा ये तो नेस्ले का था, नेस्ले का मेरा इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने बोला वेट करो आपका रिजल्ट आएगा। फर्स्ट इंटरव्यू मेरा क्लियर हो गया था, फर्स्ट पर्सनल इंटरव्यू। जब फर्स्ट इंटरव्यू मेरा क्लियर हो गया था तो उसके बाद मुझे लगा कि अब तो हो ही जाएगा, क्योंकि उसके बाद टेक्निकल राउंड, वो तो फर्स्ट वाला टेक्निकल राउंड था, उसके बाद पर्सनल राउंड था और फिर एचआर राउंड था। तो पर्सनल राउंड में सेकंड में राउंड में उन्होंने कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो एंड फैमिली में क्या मतलब कि क्या फैमिली का क्या बिजनेस है एंड ऑल दिस, लाइक आपको अगर हम आउट मतलब कि किसी इंडिया में किसी भी जगह भेजेंगे तो आप एग्री हो जाने के लिए या नहीं जाने के लिए। तो ऐसे कुछ उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे, पर्सनल क्वेश्चंस, वो उन सब का मैंने आंसर हाँ दे दिया था, बट बैड लक मेरा नहीं हुआ था। सेकेंड आता है फिर जब मैं वहाँ से आ गई थी, इतना सब में कम से कम 2:30 बज गया था। फिर मैं नीचे आती हूँ लार्सन एंड टूब्रो में। मैंने लार्सन एंड टूब्रो में, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिनका रिटर्न क्लियर हुआ था, ऑलमोस्ट 60 स्टूडेंट्स थे, तो उन अलग अलग रूम में इंटरव्यू हो रहा था, 3 रूम्स में। मैं मैम के पास गई जो वहाँ पे लिस्ट लेके बैठी थी। मैंने बोला मैम मेरा रिटर्न मतलब मेरा इंटरव्यू कौन से रूम में होगा, तो उन्होंने बोला आपका नाम क्या है। मैंने नाम बताया, फिर उन्होंने लिस्ट चेक करी तो उनको मेरा नाम नहीं मिला। उन्होंने अगेन लिस्ट चेक करी, उनको मेरा नाम नहीं मिला। तो फिर मैंने उन बोलती है आपका तो नाम नहीं है। मैंने कहा मैम नाम नहीं है मतलब ऐसे कैसे हो जाएगा, नाम नहीं है लिस्ट में, मेरा नाम बोला है और मेरे नाम के आगे टिक भी हुआ है, फिर कैसे उससे हो जाएगा कि नाम नहीं है मेरा। तो वो फिर मैंने खुद से मतलब कि उन्होंने बोला आप लिस्ट खुद चेक कर सकते हो, मैंने खुद से लिस्ट चेक करी, लेकिन मेरा लिस्ट में नाम नहीं था। सीरियसली में मेरा लिस्ट में नाम नहीं था। एक होता है ना दिमाग पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाना, मैं उस टाइम पे इतना डिप्रेस्ड हो चुकी थी यार। एक तो नेस्ले में होना था, वहाँ पे नहीं हुआ, वापस आके लार्सन एंड टूब्रो में ये सीन हो गया मेरे साथ। तो फिर मैं नीचे जो कैंपस को मैनेज कर रही थी मैम, मैं उनके पास गई। मैंने कहा मैम मेरा नाम था, आपने ही मुझसे मॉर्निंग में मेरे वो लिया था फॉर्म, और बट वो बोल रहे हैं कि मेरा नाम नहीं है उसमें लिस्ट में। तो वो कहती है अंशिका पता नहीं मुझे, तो अगर वो बोल रहे हैं कि लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो हो सकता है कि आपका नाम नहीं हो, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप खुद सोच सकते हो, ये एक मैनेजमेंट ही था कि बच्चे से तुम पहले उसका फॉर्म ले रहे हो, उसका नाम अनाउंस कर रहे हो कि आपका क्लियर हो गया, और बाद में जब वो इंटरव्यू देने आ रहे हो तो तुम बोल रहे हो कि उसका नाम ही नहीं है। इस चीज़ के लिए मेरा बहुत ज़्यादा गुस्सा है मतलब इंस्टीट्यूट से कि इतना मिसमैनेजमेंट कैसे हो सकता है। आप खैर छोड़ो जो भी होना था। फिर उसके बाद मेरे पास एक ही कंपनी बची थी, आईटीसी होटल्स, लेकिन सब इतना सारा झंझट हो चुका था। उसके बाद एक ही ऑलमोस्ट 4:30 बज चुके थे। कंपनीज जो कंपनी को जो लेना था वो लेके जा चुकी थी। अगर ऐसा होता कि अलग अलग डेज पे कंपनी आती तो शायद मैं फ्रेश मूड से नई कंपनी में जाती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। लेकिन फिर 4:30 बजे मेरा मूड इतना वैसे ही ऑलरेडी ख़राब था। उसके बाद मैं गई आईटीसी होटल्स में। आईटीसी होटल को शायद एक ही स्टूडेंट सेलेक्ट करना था। वो 4:30 बजे तक ओबियसली जो कंपनी 10 बजे से इंटरव्यू ले रही है, 4:30 बजे तक वो किसी ना किसी को तो शॉर्टलिस्ट कर लेगी ना। 4:30 बजे हम गए, कुछ 4-5 बच्चे इकट्ठे हो गए थे कि हमारा भी आईटीसी होटल्स में सिलेक्शन है, हमारा भी सिलेक्शन है। तो उन लोगों को मतलब कि एक साथ आईटीसी होटल वालों को जब लगा कि 4-5 बच्चे इकट्ठे हो गए, 1-2 बच्चा होता तो शायद वो छोड़ के भी चले जाते, लेकिन 4-5 बच्चे इकट्ठे हो गए थे। तो उन्होंने फिर 4-5 बच्चों का ग्रुप बनाया, उन्होंने ग्रुप डिस्कशन लिया बच्चों का, और पूरा ग्रुप डिस्क्वालीफाई कर दिया कि कोई भी बच्चा एलिजिबल नहीं है ग्रुप डिस्कशन क्लियर करने के लिए। तो वहाँ पर भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से मेरा मतलब कि हर एक स्टूडेंट को, जो मेरे साथ वाले थे, सबको ये उम्मीद थी कि अंशिका का, क्योंकि एक कंपनी में मतलब कंपनी में शॉर्ट लिस्ट होना ही बहुत बड़ी बात होती है कैंपस के लिए। मैं 3 कंपनीज में शॉर्ट लिस्टेड थी और सबको पता था कि इतनी यंग एज में इसने क्लियर करा, इसको कोई ना कोई लेके ज़रूर जाएगा। और ऐसा नहीं कि मेरे पास नॉलेज नहीं थी, नॉलेज भी मेरे पास ठीक ठाक है ही, बट फिर भी उसके बाद मेरे साथ ऐसे मतलब कि एक होता है ना, यहाँ पे मुझे फील हुआ कि शायद कहीं ना कहीं मेरी किस्मत ने कैंपस प्लेसमेंट में साथ नहीं दिया। सीएमए मेरा ऐसे क्लियर हो गया जैसे बीकॉम क्लियर हो जाता है, इतनी इजीली मैंने सीएमए को क्लियर कर लिया था। लेकिन कैंपस में कहीं ना कहीं जाके मुझे फील हुआ कि लक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कैंपस मेरा नहीं हुआ, मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गई थी उस टाइम पे कि यार इतना मेहनत करने के बाद भी कैंपस नहीं हुआ। खैर अपने पास मैंने ये नहीं सोचा कि अब लाइफ ही बर्बाद हो गई। उसके बाद भी मैंने पीएसयू की प्रिपरेशन स्टार्ट रखी, अपने पीएसयू की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, साथ में मैंने अपना मतलब कि कर ही रही थी जॉब मेरे को कैंपस से पहले ही मिल चुकी थी। कैंपस से पहले ही जैसे ही मेरा क्लियर हुआ था, क्लियर होते के लाइक मेरे क्लियर हुआ था मेरा, उससे पहले मैं ट्रेनिंग कर रही थी। 31 अगस्त को मैंने अपनी ट्रेनिंग क्विट करी थी एंड 16 को मेरा इंटरव्यू हुआ था, 16 सितंबर को, और 22 को मेरे को जॉब ऑफर हो गई थी। मैं ऑलरेडी जॉब कर रही थी, अक्टूबर में मेरा कैंपस हुआ था। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, अब वहाँ पे नहीं हुआ तो अपनी जॉब जो मैं कर रही हूँ उसको कंटिन्यू रखती हूँ। तो इस तरीके से मेरा कैंपस के पूरे जो स्टोरी थी वो मैंने आप लोगों को आज बता दी है। अभी मैं बहुत सारी कमेंट्स आ गई हैं, मैं वापस से ऊपर जा रही हूँ कमेंट्स पे। हुसैन का क्वेश्चन हो गया था प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस।
ये ऋषभ का क्वेश्चन है, व्हेन विल ICMI नोटिफिकेशन कम? यार देखो, नोटिफिकेशन का मैंने नहीं, मतलब कि नोटिफिकेशन मैंने भी सुना है कि आज आने वाला है नोटिफिकेशन, बट अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आएगा भी या नहीं आएगा। तो देख, जैसे ही आएगा वो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म ज़रूर कर दूंगी, मैं ज़रूर वीडियो बना दूंगी उसके ऊपर भी, जो भी होगा। बट मेरा तो यही रिक्वेस्ट है इंस्टीट्यूट से, अगर इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन निकाल भी रहा है तो ऑप्शन दे बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो पेपर देना चाहते हैं और जिनको लगता है कि उनका एरिया सही है, उनके एरिया में कोई दिक्कत नहीं है, कोविड-19 से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको ऑप्शन दे सकती है। अगर वो देना चाहते हैं एग्ज़ाम तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दें। क्योंकि अगर वो इंस्टीट्यूट सिर्फ ये बोल देगा कि हम नहीं देने देंगे किसी को भी एग्जाम, हम इसको जीरो काउंट करते हैं, तो फिर बच्चे इंस्टीट्यूट को इसलिए ट्रोल करेंगे कि हम तो देना चाहते थे, हमें नहीं देने दिया। तो ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि जैसा बच्चे करना चाहते हैं उनको करने दें। जिसको लगता है कि दे सकते हैं वो दे, जिसको लगता है नहीं देना है वो ना दे, वो अपने दिसंबर के लिए जाएं। लेकिन इंस्टीट्यूट को एक और चीज़ करनी चाहिए कि जो बच्चों ने फीस भरी हुई है एग्जाम की और वो अब दिसंबर में देना चाहते हैं, तो वो फीस उनको कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए दिसंबर के पेपर के लिए। अली ने अपने कोई कमेंट डिलीट कर दिया है, ओके कोई बात नहीं। नयन का क्वेश्चन है, मैम इफ़ेक्टिव रिवीजन कैसे करें? यार इसके नयन आपके लिए मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, उसमें मैंने रिवीजन का ऐसे बताया कि 5 स्टेजेस में मैंने रिवीजन को डिवाइड करा है और फर्स्ट डे से लेके एंड डे तक, मतलब कि जिस दिन आपकी क्लास होती है उस दिन से पहले दिन से आपको रिवीजन स्टार्ट करना है और जिस दिन आपकी क्लास खत्म होती है, क्लास नहीं, जिस दिन आपका एग्जाम का लास्ट डे है उस दिन तक आपको कैसे अपने रिवीजन को मैनेज करना है, वो उस वाली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्लोज करा हुआ है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। CMA का क्वेश्चन है, डेफिनेटली यू विल अकम्प्लिश द प्रोजेक्ट। थैंक यू CMA। श्रेया मुत्रेजा, हाय अंशिका मैम। हेलो श्रेया मैम, कैसे हो आप? वितरक का क्वेश्चन है, इन फाइनल 15 डेज इंडस्ट्रियल ओरिएंटेशन प्रोग्राम की बात कर रही हूँ ना, आई हैव रेड अबाउट इट ऑन CMA साइट। हाँ, PPOP के नाम से उसको जानते हैं। मेरे को भी अभी PPO की 15 डेज़ की ट्रेनिंग होती है, लाइक उसमें आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो आप बोल रहे हो वही है। उसमें आपको थोड़ा बहुत बताया जाता है कि आपके पास कंपनीज आती हैं, थोड़ा बहुत रिवीजन कराया जाता है आप लोगों को, और कंपनी आएगी तो उसके सामने कैसे आपको प्रेजेंट करना है, इंटरव्यू कैसे करना है, आपको CV कैसे मेंटेन करना है, ये सब थोड़ा बहुत सिखाया जाता है। ज़्यादा कुछ मुझे लगता नहीं है, मैं बोलना नहीं चाहिए बट मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ सिखाया जाता है इसमें। हुसैन का क्वेश्चन है, मैम आपने फाइनल में कितनी बार रिविज़न करा था एंटायर सिलेबस? तो इसका अगर सीरियसली मैं क्वेश्चन इसका रिप्लाई दूँ ऑनेस्टली, तो मुझे खुद नहीं पता मैंने कितनी बार रिवीजन करा, क्योंकि मैं जब रिवीजन करती थी तो मेरा रिवीजन जो होता था वो रिपीटेटिव रिवीजन होता था। वो कैसे कि जैसे मैंने आज क्लास में कोई चीज़ पढ़ी, वो टीचर ने पढ़ा दिया, पहले टीचर ने पढ़ाया होता था, फिर मैं घर आके उस चीज़ को रिवाइज़ करती थी। फिर नेक्स्ट डे जब क्लास में कुछ होता था तो नेक्स्ट डे वाला तो मुझे रिवाइज़ करना ही था डेली बेसिस पे, लेकिन मैं जब नेक्स्ट डे रिवीजन करती थी तो मैं क्या करती थी, जो पहले दिन हमारा हुआ है उसको, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुकी हूँ, रिवाइज भी कर चुकी हूँ, तो मैं सेकेंड डे रिवीजन जब करती थी आगे का, तो उससे पहले मैं इस चीज़ को रिवाइज कर लेती थी। जो पहले दिन वाला कंटेंट होता था उसको वापस से रिवाइज कर लेती थी, तब सेकेंड डे वाला रिवीजन स्टार्ट करती थी। तो ऐसे जब चैप्टर एंड होता था ना, तो वो फर्स्ट डे वाला, सेकेंड डे वाला, थर्ड डे वाला पता नहीं कितनी बार रिवाइज हो जाता था, तो मुझे खुद नहीं पता। और यही एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि मुझे चीज़ें याद रहने लगी इसी वजह से, क्योंकि मैं रिपीटेटिवली रिवाइज करती रहती थी, तो उससे चीज़ें मेरे दिमाग में बैठ जाती थी। और इवन मुझे तो पेज नंबर तक याद हो जाती थी कि अगर मैं आंख बंद करती थी ना, तो मैं इमेज मेरे आंखों के सामने इमेज आ जाती थी कि अगर कोई कंसेप्ट, जैसे सेक्शन 49 की बात करें तो इनकम टैक्स के इस वाली बुक के इस वाले पेज पे सेक्शन 49 है और उसमें ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है और ऐसे ऐसे थोड़ा बना हुआ है, मतलब कि ऐसे मैं इमेज को कैप्चर कर लेती थी माइंड में। तो बार बार रिवीजन करने का यही एक अच्छा तरीका होता है कि आपको चीज़ें भी याद हो जाती हैं कि कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है, वो भी मुझे याद हो जाता था। CMA वॉलेट चोरी से फेमस एक्चुअली मैं फेमस नहीं बेसिकली, क्योंकि अपना मेरा जो बिहेवियर है वो ऐसा है कि सबके साथ घुल मिल के रहना है। तो हाय हेलो मेरी सबसे होती थी, हाय हेलो मेरी सबसे होती थी। मैं जाती थी तो हर किसी से बोलती थी, किसी के पास में बैठ गई हूँ तो मैं उनसे बातें करती थी, तो ऐसे मेरा नेचर था। तो बट वो बीच में वॉलेट भी चोरी हो गया था, तो मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली थी कि कोई हेल्प कर सके, क्योंकि उसमें मेरा ATM भी था और उसमें पिन भी था। ATM के साथ मैंने पिन भी लिखा हुआ था। इतनी बेवकूफ़ थी मैं। वो तो काफ़ी सारा पैसों का नुकसान हो गया था, कम से कम 11-12 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ था। तो इस वजह से मैंने लिखा, नुकसान पैसों का नहीं बट मेरे कार्ड वगैरह ड्यू का कार्ड और मेरे कुछ आधार कार्ड वगैरह सब उसी में थे, तो उसका ज़्यादा दुख था मुझे, इसलिए वजह से फेमस हो गई थी मैं। नीरज का क्वेश्चन है, सच इज वेदांता ऑलवेज प्रेफर कैंडिडेट्स फ्रॉम रेगुलर कॉलेज? अंशिका, देखो यार वेदांता में मेरी शॉर्टलिस्टिंग नहीं थी,
हो सकता है वेदांता ऐसे शॉर्टलिस्ट करते हों। वेदांता जो मुझे लगता है, वेदांता थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी मांगता है। जो जिन बच्चों को एक्सपीरियंस होता है उन लोगों को शायद प्रेफर करता है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो बच्चे वेदांता में शॉर्टलिस्टेड थे, वेदांता बहुत कम बच्चों को शॉर्टलिस्ट करता है, ये भी बात है। वेदांता ने हमारे वाले कैंपस में सिर्फ 6 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया था और 6 में से 3 को लेके गए थे। तो ये एक है वेदांता का कि वो ज़्यादा बच्चों को आशा नहीं देते हैं कि हाँ हम भी शॉर्टलिस्टेड हैं। तो अच्छे मार्क्स भी तो वेदांता का मैं बता नहीं सकती हूँ कि वेदांता का शॉर्टलिस्टिंग का बेसिकली क्राइटेरिया क्या होता है। क्राइटेरिया तो मुझे आज तक बेसिकली ये भी नहीं समझ में आया कि टाटा मोटर्स ने सारी लड़कियों को सिलेक्ट करा था, मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट करा था। तो क्राइटेरिया समझना इजी नहीं है कि कंपनी किस बेसिस पे अपना मतलब क्या किस क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट कर रही है, तो ये इजी नहीं है। अभिषेक, आपको क्यों हुआ, आप क्यों रो रहे हो? CMA का क्वेश्चन है, आर यू परस्यूइंग CA ऑल्सो? नहीं, अभी तो नहीं, CA नहीं परस्यू कर रही हूँ मैं। शिवम पांडे का क्वेश्चन है, मे बी इवनिंग तक नोटिफिकेशन आ सकता है पोस्टपोनमेंट का? हाँ, हो सकता है। जैसे काफ़ी लोगों से मैं सुन भी रही हूँ, वीडियोस में भी अलग अलग जगह वीडियोस भी डली हुई हैं। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक मैं किसी चीज़ को फाइनल नहीं मानती हूँ, और तब तक मैं आप लोगों को बोलूँगी भी नहीं कि CMA एग्जाम्स का क्या होगा। तो जो होगा वो नोटिफिकेशन के बाद ही मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी। मुख्तार का क्वेश्चन है, आई थिंक टुडे इज़ द वर्स्ट डे फॉर मी। क्यों मुख्तार, ऐसा क्या हो गया आपके साथ? नीरज नैनीवाल का क्वेश्चन है, ITC हार्डली टेक्स मोर देन कैंडिडेट। ITC देखो, जो कैंपस में आती हैं कंपनीज, वो पहले से सोच के आती हैं कि उनको कितने कैंडिडेट्स चाहिए, वो पहले से सोच के आती हैं। शॉर्टलिस्ट वो बहुत बंदों को करती हैं, लेकिन उसमें से वो सेलेक्ट करके जो उनको बेस्ट लगते हैं वो सेलेक्ट कर लेती हैं। लाइक जैसे नेस्ले एक बंदे को लेके गया था, LNT 24 स्टूडेंट्स को लेके गए थे शायद, और जो RSM है वो भी काफ़ी सारे बंदों को लेके गए थे। ITC होटल एक ही बंदे को लेके गए थे। ITC टोबैको रैंक होल्डर जो थे, फर्स्ट रैंक होल्डर, उनको लेके गए थे। तो ऐसे एक दो जो वो फिक्स करके आते हैं कि उनको इतने कैंडिडेट चाहिए और वो उतने कैंडिडेट्स को ही लेके जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे साथ कनेक्टेड हो, प्लीज़ अभी से अपनी तैयारी इतनी अच्छी करो, अपने अंदर हर क्वालिटी डेवलप करो कि आपको कैंपस मिलना चाहिए। एक बात मैं बोलना चाहूँगी, कैंपस में मैंने ये चीज़ देखी कि जयपुर वाले बच्चे सबसे ज़्यादा, मतलब कि जयपुर के बच्चे दिल्ली आए, और दिल्ली से जितना भी कैंपस प्लेसमेंट में गया, रेशियो अगर देखा जाए दिल्ली के बच्चों का या अदर बच्चों का और जयपुर वाले बच्चों का, तो कम से कम 50% बच्चे जयपुर से थे और 50% बच्चे नॉर्थ रीजन के अदर एरियाज से थे। तो जयपुर वाले बच्चे सबसे ज़्यादा कैंपस लेके जाते हैं। रीज़न क्या था ये मुझे नहीं पता है, लेकिन कैंपस में हो सकता है वो जहाँ से कोचिंग लेते हो उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती हो। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी से अपने अंदर सारी चीज़ें डेवलप करो, क्योंकि आप जो इतना पढ़ रहे हो वो कैंपस के लिए पढ़ रहे हो। शायद मुझे भी उस टाइम पे कोई गाइड करने वाला ऐसा होता तो मैं भी शायद अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करती, लेकिन लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस करी कि यार स्टूडेंट लाइफ में कोई हेल्प नहीं करता है। दैट्स वाई मैं इतना ज़्यादा कनेक्टेड हूँ स्टूडेंट्स के साथ में, क्योंकि मैंने कसम खाई थी कि जिस दिन मैं CMA बन जाऊँगी मैं स्टूडेंट्स के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्टेड रहूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हेल्प करूँ यार। और आप लोगों को इस तरीके से अभी से अपने आप को प्रिपेयर करना है। आपको थ्योरेटिकल नॉलेज, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, मान लो आपको ट्रेनिंग में भी कोई चीज़ की प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल रही यार, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। ITR कैसे फाइल करते हैं आप यूट्यूब से सीख सकते हो। GST की रिटर्न्स कैसे फाइल कर सकते हैं आप यूट्यूब से सीख सकते हो। आपको बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी है वो आप यूट्यूब से सीख सकते हो। माना कि प्रैक्टिकल नॉलेज अलग होती है, लेकिन जब आपको थोड़ा बेस पता होगा और फिर आप कहीं करने जाओगे तो आप उसको अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो सीखने का बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। आप अपने आप को अभी से डेवलप करना स्टार्ट करो। थ्योरी में मत रहो। सिर्फ आपको ये नहीं कि एग्जाम करना आपका मोटिव है, एग्जाम क्लियर करना सिर्फ आपका मोटिव नहीं होना चाहिए। एग्जाम के साथ साथ आपको सोच के चलना है कि आपको कैंपस भी लेना है। अपनी इंग्लिश पे वर्क करो। वैसे मैं खुद इस फेवर में नहीं हूँ कि इंग्लिश को कंपनी प्रेफरेंस दे, क्योंकि मैं खुद हिंदी मतलब कि हिंदी मेरे को पसंद है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये मार्केट का डिमांड है, इंग्लिश वाले बच्चों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं है मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती हूँ, मैं फ्लुएंटली बोल भी लेती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को ट्राई करना चाहिए कि आप इंग्लिश को अच्छा करो, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करो। आप लगने चाहिए कि अगर प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, अपने बोलने चालने में, अपने जो आपकी जो एटीट्यूड है उसमें थोड़ा प्रोफेशनलिज्म लेके आओ। आप फील करो कि आप आज ही से फील करो कि आप CMA बन गए हो, आप अपने आप को किसी के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ऐसे रिप्रेजेंट करो कि हाँ आप एक प्रोफेशनल हो। आपका उस सामने वाले के पे जो इम्प्रेशन, जो फर्स्ट इंप्रेशन होना चाहिए वो लगना चाहिए यार बंदा कुछ कर सकता है। तो आप लोगों को अभी से सारी चीज़ें स्टार्ट करनी है। मैं
चाहती हूँ कि मेरे साथ जितने कनेक्टेड हैं स्टूडेंट्स और उनको शायद मेरी बातों से कुछ हेल्प मिले और फिर वो बाद में आके मुझे बोले मैम आपने मोटिवेट करा था तो हमारा कैंपस प्लेसमेंट हुआ, हमने स्टार्टिंग से ये चीज़ें ध्यान रखी। बस मैं ये सब आप लोगों से चाहती हूँ कि जब मुझे अच्छे से कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं ना, मुझे अच्छा लगता है। कॉम्प्लीमेंट्स ये नहीं कि ज़रूरी नहीं है दो, बट मेरी वजह से अगर किसी की हेल्प हो पा रही है तो मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ वही होती है। हुसैन का क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रैंक के वैल्यू होता है अगर हम टॉप 50 आए तो क्या हमारा इम्पैक्ट कैंपस में पड़ता है? मैम प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ स्कोरिंग AII। हाँ देखो, कैंपस प्लेसमेंट में एक तो अगर आप रैंक होल्डर बनते हो तो बहुत सारी चीज़ें तो आपको वैसे ही मिलती है। आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आपको मेडल्स मिलते हैं, आपको 5 स्टार होटल में बुला के आपको आपके पेरेंट्स को प्राउड फील कराया जाता है और आपकी अलग वैल्यू होती है। अगर आप मार्केट में किसी स्टूडेंट के सामने ये बोलते हो कि मैं रैंक होल्डर हूँ तो आपकी अलग ही वैल्यू होती है। ओबियसली जिस बच्चा जो रैंक लेके आया है उसको अच्छी खासी नॉलेज भी होगी, सब्जेक्ट नॉलेज भी होगी। तो ये 4-5 का तो हैं। साथ में अगर हम कैंपस की बात करें तो कैंपस में भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल ITC टोबैको की मैं बात बताती हूँ। ITC टोबैको फर्स्ट रैंक होल्डर को लेके गई थी, जो हमारे वाले टाइम के जो जून 18 के जो रैंक होल्डर थे, उनका नाम अभी मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है उनका नाम। तो उनको लेके गई थी तो उनका शायद मुझे ऐसा लगा कि रैंक की वजह से उनको अच्छा पैकेज भी ऑफर किया गया था और उनको रैंक की वजह से लेके भी गए थे। तो रैंक का बहुत इफेक्ट पड़ता है। रैंक वाले इजीली प्लेस हो भी जाते हैं, लेकिन ये नहीं कि हर रैंक होल्डर प्लेसमेंट पाता ही है, ये भी सच है। तो रैंक होल्डर के साथ साथ आपको अपनी अदर क्वालिटीज़ को डेवलप करना होता है और आपको डिसीजन मेकिंग भी अपनी सही करनी होती है। क्योंकि कैसे ऐसे कई रैंक होल्डर मैंने देखे हैं कि उनको ये लगता है, वो इंटरव्यू जैसे 2-3 कंपनीज में शॉर्टलिस्ट होता है रैंक होल्डर का, तो एक ये केस ऐसा मैंने देखा है अपनी आंखों के सामने कि उन्होंने कंपनी चूज़ करनी थी, वो गेल इंडिया में अपना दे के आए इंटरव्यू, फिर वो एसेंचर के लिए रुक गए। तो गेल इंडिया ने उनका होल्ड पे डाल दिया था कि हम आपको अभी बताएंगे बाद में। तो उनके पास फिर एसेंचर में गए। उनको ये था कि उनको हाँ बोलना था, लेकिन उन्होंने सोचा कि एसेंचर मेरे लिए सही नहीं है। उन्होंने गेल इंडिया के लिए एसेंचर में मना कर दिया था। तो उन्होंने एसेंचर में मना कर दिया, उधर पता चला कि उनका गेल इंडिया में भी नहीं हुआ। तो वो उन्होंने एसेंचर का भी अपॉर्चुनिटी खोई और गेल इंडिया के भी। गेल इंडिया बेसिकली 18 लाख का पैकेज दे रहा था उस टाइम पे और एसेंचर 7.5 लाख का पैकेज दे रहा था। लेकिन उन्होंने सोचा कि मेरा शायद गेल इंडिया में हो जाएगा, लेकिन इसलिए उन्होंने एसेंचर का मना कर दिया था। तो यहाँ पर उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी भी खो दी थी और गेल इंडिया को भी खो दिया था। तो वैसे उनका डिसीजन सही था। ऑब्वियसली सी हर कोई यही सोचता कि उनको लग रहा था कि मेरा गेल इंडिया का इंटरव्यू अच्छा हुआ है तो हो जाएगा वहाँ पे। खैर सब किस्मत की बात होती है, उनकी अच्छी खासी रैंक थी लेकिन उनका नहीं हो पाया था ऐसा। बट ये बात है कि रैंक का इफेक्ट ज़रूर पड़ता है कैंपस में, तो हो सके आप रैंक के लिए प्रिपेयर करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वाइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क इन कैंपस इंटरव्यू। देखो हर कंपनी का अलग अलग, कंपनी किस पोस्ट के लिए आपको लेने आई है वो उस चीज़ पे प्रेफरेंस देती है। सबसे ज़्यादा चीज़ें होती है, जैसे नेस्ले की मैं बात करूँ तो नेस्ले कॉस्टिंग को ही प्रेफरेंस देती है। अब लार्सन एंड टूब्रो की हम बात करें तो लार्सन एंड टूब्रो में वो कंपनी, क्योंकि अब वो कंपनी किस चीज़ में डील करती है आपको सबसे पहले ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कंपनी का लास्ट का स्टेटस क्या था, ये सारी चीज़ें पढ़ के जानी पड़ती है। मैं खुद पढ़ के गई थी। लार्सन एंड टूब्रो की अगर मैं बात बताऊँ तो कंपनी किस चीज़ में डील करती है ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन में लार्सन एंड टूब्रो डील करती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेती है। कंस्ट्रक्शन के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अच्छे से आनी चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। AS जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड है वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं। क्योंकि इंडेस का एप्लीकेबिलिटी, क्योंकि जो नेस्ले हायर करता है वो कॉस्टिंग के लिए हायर करता है, तो वो क्वेश्चन भी कॉस्टिंग से रिलेटेड ही पूछते हैं या फिर थोड़ा बहुत अपडेट्स के बारे में पूछ लेते हैं। जो लार्सन एंड टूब्रो है वो आपको अकाउंट्स वाले सेक्शन के लिए आपको हायर कर लेती है, तो आपको कॉस्टिंग वो सोचती है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अच्छे से आनी चाहिए, आपको उसके AS की एप्लीकेबिलिटी पता होनी चाहिए। जो इंडेस उस टाइम पे नए आए थे तो इंडेस के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे थे, GST के क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं, और मतलब कि जो मार्केट में नया चल रहा होता है। और दूसरी चीज़ साथ साथ कि कंपनी कब एस्टेब्लिश हुई, कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहा है अभी तक, कंपनी का शेयर मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है, कंपनी लास्ट ईयर में कैसा परफॉर्मेंस था और इस ईयर में कैसा परफॉर्मेंस दे रही है कंपनी। एनालाइज करना सीखो, एनालाइज बैलेंस शीट, लास्ट 2 ईयर्स की बैलेंस शीट कंपनी की उठाओ, उसको एनालाइज करो कि अगर कंपनी का प्रॉफिट घटा है तो किन वजह से, देखो कहीं खर्चा तो ज़्यादा नहीं हो गया था।
तो ये चीज़ें एनालाइज करनी पड़ती हैं। और कंपनी को कहीं, जैसे लार्सन एंड टुब्रो को उस टाइम पे 3-4 नए प्रोजेक्ट मिले थे, ओएनजीसी से एक नया प्रोजेक्ट मिला था और बेंगलुरु गवर्नमेंट की तरफ से एक उनको डैम बनाने का एक नया प्रोजेक्ट मिला था। तो ये सब मैं पढ़ के गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा पर्सनल इंटरव्यू नहीं हो पाया था, तो शायद मैं अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाई उनके सामने। तो ये चीज़ें आपको पढ़ के जानी होती है कि कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी का अभी क्या चल रहा है, और आप अपने आप को खुद ऐसे प्रिपेयर करना कि अगर आपसे पूछे कि आप कंपनी के लिए कैसे बेनिफिशियल रहोगे, तो आप बताना कि मैम कंपनी में ये प्रोजेक्ट्स आप कंपनी को मिले हैं और हम इन ये चीज़ जो भी आप उसमें लाइक अपना दे सकते हो, अपना बता सकते हो कि हम कंपनी को इस तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड करा सकते हैं। तो अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है आप लोगों को कि कैसे आप बताओगे कि आप कंपनी के लिए कैसे बेनिफिशियल हो, कंपनी को आपसे क्या फ़ायदा होगा। जैसे अगर मुझसे जब राइट्स में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इन्होंने पूछा था कि आप कंपनी के लिए कैसे बेनिफिशियल रहोगे, हम आपको क्यों चूज़ करें। तो मैंने उनको बोला कि सर मेरे अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो शायद बहुत कम बच्चों में होती है, और वो क्वालिटी है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वाला एरिया मैं जानती हूँ, मुझे उसकी प्रॉपर नॉलेज है। एंड उस चीज़ से कंपनी अगर इस वाले, बल्कि जो मैंने प्रोजेक्ट उनको बताया था, मैंने बोला सर अगर इस वाले जिस प्रोजेक्ट पे मैं अभी काम कर रही हूँ, इस प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे तो कंपनी का, अगर हम 16-17 से अगर हम बेनिफिट लेना स्टार्ट करेंगे तो कंपनी को 3-3.5 करोड़ रुपए का फ़ायदा हो जाएगा। और इसी लाइन की वजह से मुझे लगता है कि मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ था राइट्स में। तो ये आपको ऐसे प्रिपेयर करके जाना है कंपनी की, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है अगर आप कैंपस प्लेसमेंट में बैठ रहे हो तो। अभिषेक, स्टोरी सुन के इट्स काइंड ऑफ स्कैरी। कौन सी स्टोरी की बात कर रहे हो अभिषेक? नीरज का क्वेश्चन है मोर देन 1 कैंडिडेट, समझ नहीं आ रही मुझे क्या बोल रहे हो आप। कमेंट्स यार पूरा लिख दिया करो, हो सकता है आपने पहले भी कुछ कमेंट करा हो, बट क्योंकि कमेंट मैं वापस से लिंक अप नहीं कर पाऊंगी, तो पूरा कमेंट लिख दिया करो। मुझे पता है बार बार लिखने में प्रॉब्लम होती है, बट ना क्योंकि मैं उसको लिंक अप नहीं कर पाती, तो फिर आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई भी मैं ठीक से नहीं दे पाती हूँ। ऋषभ का क्वेश्चन है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट कैसे अप्लाई करते हैं। तो ऋषभ, ऑफ कैंपस अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है, तो एक तो इंस्टीट्यूट की साइट पे बहुत सारी कंपनीज, मतलब इंस्टीट्यूट की साइट पे अपडेट होता रहता है। अगर किसी कंपनी में कोई वैकेंसी होती है तो वो इंस्टीट्यूट की साइट पे अपडेट करते रहते हैं, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा होता है कि आपके जब आप सीएमए बन जाते हो, जो वो 15 डेज़ वाली ट्रेनिंग होती है ना, उसमें आपके इतने सारे दोस्त बन जाते हैं, और हो सकता है उनमें से कोई कहीं कहीं कंपनी में काम करने लगता है, तो उनकी कंपनी में अगर कोई वैकेंसी होती है तो आपको वहाँ से पता चल जाता है। ग्रुप बनता है बच्चों का, तो ग्रुप में वैकेंसीज डाली जाती हैं। इवन टीचर भी अभी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, जहाँ से हम कोचिंग लेते हैं, कि वो ग्रुप बनाते हैं। अगर कोई उनके पहले स्टूडेंट्स किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं और वहाँ पे अगर कोई वैकेंसी होती है, तो उनके स्टूडेंट्स उस ग्रुप में वैकेंसी डाल देते हैं। या फिर आपको अपनी नेटवर्किंग बढ़ानी होती है, फेसबुक में किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आप अप्रोच कर सकते हो। लिंक्डइन पे आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहा करो, लिंक्डइन पे सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, वहाँ पे आप प्रोफेशनल को अप्रोच करा करो कि हमें इस पर्टिकुलर एरिया में हम जॉब चाहते हैं। अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाओ लिंक्डइन पे, वहाँ से भी आपको काफ़ी ऑफर आते हैं। naukri.com पे अपनी प्रोफाइल अच्छी बना के रखो, उसमें सब कुछ अपडेट करो कि आप क्या चाहते हो, कौन सी जॉब चाहते हो, कितना पैकेज चाहते हो, ये सब उसमें अपडेट करके रखो naukri.com पे, तो काफ़ी बेनिफिट है, वहाँ से आपको ऑफर डायरेक्टली मिल जाते हैं। अमित का क्वेश्चन है इन विच कंपनी और फर्म यू आर वर्किंग नाउ। अमित, मैं राइट्स लिमिटेड में वर्क कर रही हूँ। राइट्स लिमिटेड इज़ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो गुड़गांव में है। नॉलेज हब का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हाईएस्ट पैकेज इन सीएमए। अभी तक का जो हाईएस्ट पैकेज गया सीएमए में वो 18 लाख रुपीज़ है, जो दिसंबर 17 वाले अटेम्प्ट में दिया गया था। नीरज नैनीवाल का क्वेश्चन है नॉलेजेबल हब, इट इज़ 18 लाख प्लस। ओके, उसको रिप्लाई करा उन्होंने। सीएमए का क्वेश्चन है यू आर अ जैम। थैंक यू सीएमए। आपका नाम तो बताओ, मैं इतनी देर से आपका नाम पूछ रही हूँ, आप सीएमए के पीछे ही अपना नाम हाइड करे हुए हो। नीरज नैनीवाल का क्वेश्चन है इट इज़ जस्ट कैंपस स्टैटिस्टिक अपार्ट फ्रॉम एनी मैनी ऑफ अर्निंग मोर देन दिस। इट इज़ जस्ट कैंपस स्टैटिस्टिक अपार्ट फ्रॉम मैनी ऑफ आर अर्निंग ऑफ दिस। देखो, ज़रूरी नहीं है कि कैंपस में ही आपको अच्छा वो मिल सकता है। बेसिकली कैंपस में क्या होता है कि अगर आप फ्रेशर भी होते हो ना, तो फ्रेशर को अच्छा पैकेज मिल जाता है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंसड हो, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो मार्केट आपको वैसे भी डिमांड करती है। आपको वैसे भी आपको क्या लगता है सिर्फ कैंपस में ही आपको अच्छा पैकेज मिलता है। मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी ऑफ कैंपस में मेरे एक फ्रेंड है, उनको जो आईटीसी में वर्क कर रहे हैं, उनको कम से कम 13-14 लाख रुपए का पैकेज मिल रहा है। अभी वो 13-14 लाख पे पैकेज पे काम कर रहे हैं। वो शायद हमारे साथ कनेक्ट भी होंगे। हाँ, मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों के क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मैंने देखा है मेरी लाइव चैट में, वो ये होता है कि मैम रैंक कैसे लेके आनी होती है।
ऑल्दो मैंने भी आप लोगों को बहुत सारे बता रखे हैं रैंक के जो जो मुझे सही लगा, जो मुझे लगा था, लेकिन मैंने स्पेशली अपने फ्रेंड अनुराग पंत को इनवाइट करा है अपने चैनल पे कि वो आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि वो खुद एक 25th रैंक होल्डर हैं। वो आप लोगों को बताएंगे कि उन्होंने क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई थी, और वो मेरे साथ क्यों ही हम दोनों साथ में पढ़ते थे, हमारी क्लासेस भी सेम थी, हमारी लाइब्रेरी भी सेम थी। तो वो बताएंगे कि मैंने ऐसी क्या गलतियाँ करी थी। मैंने उनको रिक्वेस्ट करा है, वैसे वो बोल रहे थे कि गलतियाँ तो मैं नहीं बताऊँगा। मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि मैंने भी कुछ गलतियाँ करी होंगी जो उन्होंने नोटिस करी, और वो आप लोगों को बताएं कि जो गलतियाँ मैंने करी और मेरी रैंक नहीं आ सकी, तो वो आप लोगों को बताएं कि कैसे उन गलती से ओवरकम कर सकते हैं और कैसे उन गलतियों को अवॉइड करें ताकि आप लोग वो गलती ना करें। और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसे उनको फील हुआ था। फील तो ऑब्वियसली से अच्छा हुआ था, उनको क्या क्या स्कॉलरशिप मिली या फिर क्या उनको बेनिफिट मिले रैंक होल्डर बनने के बाद, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मैंने उनको स्पेशली इन्वाइट करा है। एक तो CMA अनुराग पंत हमारे चैनल पे आएंगे, दूसरे रैंक होल्डर हैं आशीष, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट करा है। आशीष का ये नहीं पता कि वो लाइव आएंगे या नहीं आएंगे। अनुराग हमारे साथ लाइव बात करेंगे, आशीष में भी वीडियो बना के देंगे। तीसरा जो अभी मैं बता रही थी कि मेरे एक फ्रेंड है अश्विनी त्यागी, वो ITC में वर्क कर रहे हैं, उनको काफ़ी अच्छा पैकेज मिल रहा है अभी, 13-14 लाख 12-13-14 लाख का ऐसा पैकेज मिल रहा है उनको, ऑफ कैंपस में उनको मिला था। तो वो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हर तीनों का अलग अलग टॉपिक है। अनुराग बात करेंगे रैंक के ऊपर, आशीष बात करेंगे कि आपको स्टडी जब आप करते हो तो आपको कैसे अपनी स्टडी को मैनेज करना है और कैसे आप लोगों को उसको मतलब मैनेज करके रखना है अपनी स्टडी को, और बहुत सारे टिप्स भी वो आपको बताएंगे। और जो अश्विनी है वो आप लोगों को बताएंगे कि आपको कैसे इंटरव्यू को फेस करना चाहिए। लेकिन वो ये बताएंगे कि ऑफ कैंपस में उन्होंने क्या टिप्स यूज़ करी, मतलब कि उनका ऑफ कैंपस में 1 साल में उनको ITC कंपनी ने उनको हायर कर लिया। ITC काफ़ी ब्रांडेड कंपनी है और काफ़ी अच्छा लेवल का इंटरव्यू वो ITC लेती है। तो उन्होंने कैसे वो इंटरव्यू क्रैक किया, कैंपस के बाद भी उनको इतना अच्छा पैकेज कैसे मिल रहा है। तो ऐसे नहीं सिर्फ कैंपस में ही आपको अच्छा पैकेज मिलता है, कैंपस के बाद अगर आपको नहीं मिलता है लेकिन आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको अच्छा पैकेज वैसे भी मिल जाता है। शिवम पांडे, आज चश्मा नहीं पहना आपने यार उसका ना थोड़ा वो बहुत ज़्यादा ब्लर हो रहा है, उसको ठीक कराना पड़ेगा, वो ख़राब हो गया थोड़ा। सुदीप का क्वेश्चन है, मैम हाउ टू प्रिपेयर PSU जॉब के लिए। लाइक आपका एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बेस है, क्योंकि PSU का जो एग्ज़ाम होता है ना उसमें ऐसा होता है कि 40% पोर्शन वो लाइक हर कंपनी का जो PSU का एग्ज़ाम होता है आपका सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। बट कुछ कंपनी जैसे मैं बताती हूँ, आपका कुछ जो सब्जेक्ट नॉलेज होती है वो पूछी जाती है, और जो अदर होते हैं लाइक बैंक की जो पोर्शन होते हैं ना, रीजनिंग का, GS का, मैथ्स का और इंग्लिश का, ये 4 सब्जेक्ट्स खासकर पूछे जाते हैं PSU के एग्ज़ाम में। तो 40% पार्ट ये वाला रहता है और 60% आपका जो नॉलेज है, जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज है वो पूछी जाती है, मतलब कि अकाउंट्स, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग वगैरह ये सब पूछ लिया जाता है। तो ये तो आपका ये 60% पोर्शन तो आपका अच्छा तैयार होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ के आए हो तो उसको आपको सिर्फ रिवाइज करना होता है। एंड जो आपका रिमेनिंग वाला जो 40% वाला पार्ट है उसके लिए आप कोई वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हो। बेसिकली मैंने भी स्टार्ट करा था सीरीज़ स्टार्ट करी थी PSU प्रिपरेशन के नॉन टेक्निकल वाले पार्ट की, ये जो रीजनिंग वगैरह होती है, लेकिन लैक ऑफ द टाइम मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी अगर हो सकेगा जितनी बेस्ट पॉसिबल मैं हेल्प कर सकूँ आप लोगों की। बाकी अदरवाइज़ आप कोई परचेज़ कर सकते हो, क्लासेस परचेज़ कर सकते हो इन सब्जेक्ट्स के लिए भी, अगर आपको PSU का एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्योंकि ये भी एक वेटेज काफ़ी अच्छा ले जाता है मार्क्स का। तो क्योंकि जितने अच्छे मार्क्स होते हैं उतनी आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है सेलेक्ट होने की। और जब आपका वैसे तो 2-3 पार्ट में होता है कि पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, देन आपका वो इंटरव्यू होता है। तो आपका रिटन एग्जाम में जितने अच्छे मार्क्स होंगे, क्योंकि 80% क्राइटेरिया ज़्यादातर रिटन एग्जाम के मार्क्स को दिया जाता है और फिर 20% आपके इंटरव्यू के मार्क्स को दिया जाता है। तो रिटन वाले में अगर आपके मतलब कि 80% मार्क्स है, जैसे आपके रिटन में 90 मार्क्स आ गए हैं और किसी दूसरे के 80 मार्क्स है, तो ऑब्वियसली से आपके ज़्यादा चांसेस हैं। इंटरव्यू में हो सकता है आपके 1-2 नंबर उससे कम रह जाए, बट आपके चांसेस ज़्यादा हैं। तो जितने अच्छे मार्क्स आप रिटन में लेके आओगे उतनी आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो बेटर होगा कि आप लोग इन चीज़ों के लिए क्लास परचेज़ कर लो या फिर बुक परचेज़ कर लो, और आपका टेक्निकल पार्ट वाला तो आप खुद कर ही सकते हो सेल्फ से। तो ऐसे आपको प्रिपरेशन करनी होती है PSU की। हुसैन का क्वेश्चन है, AIR का वन का नाम रोबिन सिंगला, सॉरी मेरे ना दिमाग से नाम बहुत ज़्यादा स्किप होते हैं, पता नहीं क्यों, ये कोई बीमारी है या क्या है। 2018 का। हाँ, मुख्तार मुल्ला का क्वेश्चन है, AIR के लिए बोथ ग्रुप देना पड़ेगा। ऑब्वियसली देखो आपकी रैंक तभी आ सकती है जब आप बोथ ग्रुप देते हो।
इंटर में मेरे साथ ये, क्योंकि गाइड नहीं थी ना, प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, तो इंटर में मेरे साथ ये था, मुझे लगता था कि सिंगल सिंगल ग्रुप देने में भी रैंक आती है। और मैंने जब फर्स्ट ग्रुप दिया था तो एक्सेप्ट अकाउंट्स के एग्ज़ाम छोड़ के मेरे बाकी सारे एग्जाम्स बहुत अच्छे गए थे। तो मैं पॉजिटिव लेके चल रही थी कि ठीक है अकाउंट्स में भी क्लियर हो जाएगा तो मेरी रैंक आ जाएगी। मैं क्लास में बोलती थी कि यार रैंक आ जानी चाहिए, बट पता चला कि फर्स्ट एक सिंगल ग्रुप में रैंक नहीं आती है। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कोई नहीं, इंटर तो निकल गया, बोथ में मैं उसके लिए जाऊँगी। ऋषभ का क्वेश्चन है, ये सीएमए एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कितना होता है मैम? ऋषभ आप पर्सनली भी इतने सारे, मतलब हम लोग इतनी देर बात भी कर चुके हैं, मैं ऋषभ से काफ़ी टाइम देर तक बात भी करी थी, मैंने उनको काफ़ी समझाया था। ऋषभ अगर कोई मुझसे पूछते हैं ना सीएमए का टफ लेवल क्या है, मतलब कि डिफ़िकल्टी लेवल अगर क्या पूछे, तो मेरे लिए मैं बोलती हूँ कि मेरे लिए बहुत ईजी था। पता नहीं क्यों आप लोगों को क्यों टफ लगता है, मेरे लिए तो ऐसे था, साइड में मेरा बीकॉम चल रहा था और इधर मेरा सीएमए क्लियर हो गया था साथ में। तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा बीकॉम के साथ मैंने 2 डिग्री एक साथ ले लिया। इवन सीएमए का ही मैं पढ़ती थी, बीकॉम का मैं पढ़ती भी नहीं थी। बीकॉम के एग्जाम तो मेरे सीएमए के एग्जाम के बेसिस पे ही क्लियर हो गए थे। तो मुझे तो नहीं लगता डिफ़िकल्टी लेवल, ये बस ये बोल लूँगी कि हाँ मैंने हार्ड वर्क काफ़ी करा था। तो मैं इसको अगर डिफ़िकल्टी लेवल तो मैं कोई परसेंटेज नहीं देना चाहती हूँ, मेरे हिसाब से तो ईजी है। नॉर्मली अगर आप थोड़ा कंसंट्रेट करके पढ़ना चाहो, पढ़ना स्टार्ट करो तो आप पढ़ सकते हो। आई थिंक वापस से कुछ इशू हो रहा है, क्योंकि कमेंट्स अभी नहीं आ रहे हैं और नीचे लिखा हुआ भी है अनेबल टू कनेक्ट टू चैट, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। मैं एक बार वापस से कमेंट, मैं खुद को कमेंट कर रही हूँ तो ये मैं सोच रही दूसरी अंशिका त्यागी कौन आ गई है, बस चेक करने के पर्पज से कि सही चल रहा है या नहीं। आप लोगों के साथ कनेक्टेड है ना, एक बार प्लीज़ कमेंट में मुझे क्लियर कर दो, क्योंकि यहाँ पे ना कनेक्शन लॉस्ट दिखा रहा है शायद। किसी की भी चैट नहीं आ रही है मेरे पास, शायद वापस से कनेक्शन लॉस्ट हो गया है। तो हमें इसको यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए और यू वांट कि दोबारा से कोई लाइव स्ट्रीम वापस से स्टार्ट करनी चाहिए। मैं इस स्ट्रीम को यहाँ पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है कुछ भी, ना किसी के कमेंट्स आ रहे हैं और यहाँ पे भी अनेबल टू कनेक्ट टू चैट, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर ऐसे लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। एक बार बस ये कोई कमेंट करके बता दो कि अभी आपको ज़रूरत है, मतलब कि इस चैट को कंटिन्यू करना है या फिर एंड करें, नेक्स्ट संडे करते हैं। किसी की भी कमेंट नहीं आ रही है। खैर ठीक है, मैं इसको ख़त्म कर रही हूँ यहीं पर।